अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले पाकिस्तान के परचम की बात करते हैं। सब्ज हिलाली परचम, हमारा प्यारा परचम खला में गया था, 3 माह बाद वापस आया है जमीन पर। पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों को छू रही है। भला कैसे कि पाकिस्तान और चाइना ने अपने सिफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर यह अनोखा अंदाज अपनाया था। बिल्कुल ऐसे ही और शब ऐसे में 17 जून 2021 को चाइना मेन स्पेस एजेंसी के जरिए पाकिस्तानी और चीनी कौमी परचमों को खला में भेजा गया था, जबकि कौमी परचम की वापसी पर बीजिंग में पाकिस्तानी सिफारत खाने को सब्ज हिलाली परचम देने की तकरीब का इनेकाद किया गया और इसमें पाकिस्तानी सिफारती अमले और चीनी हुकाम ने भी शिरकत की। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो कि हमें देखने को मिली दोस्त मुल्क चीन की तरफ से। एग्जैक्टली अब हम कह सकते हैं हमारा परचम स्पेस में भी लहराता हाँ, है। ऐसा ही है और पाक चीन दोस्ती डेफिनेटली जिंदाबाद। तो इसी के साथ हम आगे जब बढ़ते हैं तो हम न सिर्फ पाकिस्तानी परचम की बात करेंगे बल्कि इसको सरबुलंद रखने वाली शख्सियात का भी जिक्र करेंगे। लिहाजा बात करेंगे पाकिस्तानी खवातीन की जिनका किरदार दुनिया भर के लिए बेमिसाल है। शोबा कोई भी हो, खवातीन हर मैदान में अपना नाम बना रही हैं और इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दोस्तों में भी पाकिस्तानी खवातीन का किरदार काबिल तारीफ। बिल्कुल, अब हम दस्तबी पाकिस्तान की खवातीन के किरदार की तारीफ करते हैं, दुनिया तस्लीम करती है। यूएन के अमन मिशन का हिस्सा लेफ्टिनेंट जनरल डेनिस गलनस्पोर्ट पाकिस्तानी खवातीन के मोहतरफ हैं। वो क्या कहते हैं, कल ट्वीट की उन्होंने कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाकिस्तान बिलखुसूस पाकिस्तानी खवातीन का किरदार बड़ा अहम है। यूएन के ज़रिए इंतज़ाम चलने वाले 2 हॉस्पिटल्स में 18% हमारी खवातीन है। पाकिस्तानी खवातीन अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। एक तरफ अगर खबर ये आए ज़रिए आप कि पाकिस्तान की वो एजुकेटेड खवातीन जिन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, बंदा सोचता है यार ये तो एक बाकी मसला डिस्कस होना, लेकिन दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि यूएन के मिशंस में, हॉस्पिटल्स में पाकिस्तानी खवातीन और सबसे ज्यादा पाकिस्तानी खवातीन डॉक्टर्स हो, स्टाफ हो, वो हमें वहां पर अपनी खिदमत सर दिखाई देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और हम फिर ये कि दुनिया की दीगर खवातीन को भी उनकी पैरवी करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि ये पाकिस्तानी खवातीन है, लेकिन जब हम खातून का जिक्र करते हैं, जब हम औरत का जिक्र करते हैं तो फिर एक जो औरत होती है उसका ताल्लुक हर इलाके से, क्योंकि वो हर इलाके में बसती है, हर शहर में बसती है। दुनिया के हर कोने में औरत अपना मकाम रखना जानती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वो तमाम खवातीन जो पाकिस्तान में मौजूद है उन्हें भी इन खवातीन से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जब खवातीन ये सोच लेती हैं, ठान लेती हैं करना है कुछ, तो वो करके दिखाती हैं। बड़ी जिद्दी होती हैं वैसे। अच्छी बात है ना, जिद तो अच्छी होती है इस मामले में। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आप जरा अपने लिविंग लेजेंड उमर शरीफ साहब का जिक्र करते हैं। तबीयत नासाज थी उनकी, सब जानते हैं, हम सब दुआ गो भी हैं, अल्लाह उन्हें जल्द सेहत दे। आमीन। मुनफरिद सा उनका अंदाज, उदास चेहरा भी हो तो खुशियां बिखेर देते हैं उमर शरीफ। अब चूंकि इलाज की गर्ज से ढेरों दुआओं के साथ अमेरिका रवाना उन्हें किया गया। गुज़श्ता रोज़ जो मनाजिर आए, जिस तरह से उनको ट्रांसफ़र किया गया एयर एम्बुलेंस में और अब उन्हें ले जाना था अमेरिका। रास्ते में 1-2 स्टेज थे। पहला स्टेज जर्मनी में था, यानी कराची से जो परवाज़ थी, जब उसने उड़ान भरी तो 7 घंटों, बल्कि कहना चाहिए कि ये 7 घंटों की जो मुसलसल परवाज़ थी। इसके बाद एयर एम्बुलेंस ने जर्मनी में पहला क़याम तो किया। उम्मीद तो ये थी कि वो थोड़ा सा क़याम है, रीफ्यूलिंग होनी है, चले जाएंगे, लेकिन हुआ ये कि तबीयत थोड़ी सी नासाज हुई, थोड़ी तबीयत बिगड़ गई, इसलिए उन्हें बुखार और थकावट की वजह से जर्मनी के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। ऐसे ये और दुआ को हैं हम डेफिनेट अपनी मंजिल तक बासानी पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स उनका मेडिकल चेकअप तो कर रहे हैं ही, ताहम अस्पताल में मारूफ कॉमेडियन के ज़रूरी टेस्ट भी किए जा रहे हैं। अगर शेड्यूल की बात हम करें शेप, तो एयर एम्बुलेंस अपनी आखिरी मंजिल वाशिंगटन डीसी एयरपोर्ट पर लैंड करेगी, लेकिन उमर शरीफ को अमेरिका के मशहूर जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि चूंकि वो दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, लिहाजा तबीयत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए अमेरिका मुंतकिल फैसला इसीलिए किया गया है कि अमेरिका मुंतकली में वफाकी हुकूमत ने भी, हमने देखा कि बहुत अहम किरदार अदा किया। और जब भी उनके इलाज की गर्ज से उनके अहल खाने से बातचीत की जा रही थी तो उनकी जो बेगम है उनकी जानिब से बारहा ये बताया गया, क्योंकि वो पहले भी अमेरिका में अपने इलाज वगैरह करवाते रहे हैं, तो डॉक्टर्स के पास उनकी रिपोर्ट्स हैं, उनका रिकॉर्ड है, तो लिहाजा गवर्नमेंट जो है वो इस पर अपना किरदार अदा करे। तो वो तमाम लोग जिन्होंने उमर शरीफ साहब को पाकिस्तान से अमेरिका मुंतकिल करने में अहम किरदार अदा किया, डेफिनेटली उनकी खिदमात भी लायक
तहसीन है और ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का किरदार वो भी उसे भी खराज तहसीन पेश करते हैं। एग्जैक्टली अगेन दुआ गो है जल्द सेहतियाब हों। अब बढ़ते हैं आगे। नामवर गुलकारा नसीम बेगम जिनको मद्दाहों से पिछले 50 बरस बीत गए उनका जिक्र करते हैं, चूँकि उनके गाए हज़ारों गीत आज भी मौसीकी के मद्दाहों के लिए असासा हैं। आपको हम साथ साथ जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक सुना रहे हैं उनकी याद को ताज़ा यूं ही हम करते चले जा रहे हैं। उनकी खूबसूरत आवाज़ बिल्कुल, और ज़रा अच्छा थोड़ी सी ही आवाज़ मेरे कानों में पहुंची है और वो कहते हैं कि आप खुशगवार माहौल में खुशगवार मूड की तरफ चले जाते हैं, तो ये उनकी जो खूबसूरत आवाज़ है यकीनन कानों में रस घोल रही है। तो ज़रा मैं खामोश हो जाती हूँ थोड़े से चंद मिसरे सुन लेते। जी, तो कुछ ऐसी ही मीठी आवाज़ें आज भी पाकिस्तान की जीनत बनी हुई हैं। हमारे पास आज भी जिंदा और जावेद कुछ लेजेंड्स मौजूद हैं और दुआ को हैं उन सभी शख्सियात के लिए कि जो कि पाकिस्तान के लोगों को एंटरटेन करने के लिए अपने खिदमात अंजाम दे रही हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ज़रा फेक न्यूज़ के मामले के खिलाफ जंग लड़ने वाले वफाकी वज़ीर इत्तलात बराए इत्तलात व नशरियात फवाद हुसैन चौधरी साहब की, कि अब उनका एक फेक अकाउंट बन गया है। मतलब जो ये कह रहे थे कि फेक अकाउंट को रिपोर्ट करो, जो फेक न्यूज़ है उसको रिपोर्ट करो और बताया जाए कि किस तरह से हम मुल्क से फेक न्यूज़ का खात्मा कर सकते हैं, तो भाई पहले वही टारगेट हो गए। एग्जैक्टली फवाद साहब की जाली आईडी बनाई गई। कल जैसी मुझे नोटिफिकेशन है फवाद चौधरी फॉलोइंग यू, मैंने कहा है जी ये कोई नए फवाद चौधरी साहब आए हैं जो इस फॉलोइंग, तो मैंने फौरन चेक किया, मैंने कहा अच्छा इतने कम फॉलोअर्स, ये तो दूसरी आईडी हो सकती है बिकॉज उनके मिलियन में फॉलोइंग्स है। तो फिर फौरन से मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो फेक आईडी है। तो जब फवाद चौधरी साहब की हम बात करते हैं जो कि वाकई जिस तरह आपने कहा ना कि फेक न्यूज़ से मुताल्लिक अलम उठा के रखा है उन्होंने, कि ये क्योंकि फवाद चौधरी साहब नहीं कोई भी उससे मुतासर हो सकता है, वो चाहे आर्टिस्ट हो, वो चाहे इन्फ्लुएंसर हो, वो चाहे कोई भी शख्स हो, क्योंकि उनकी उस आईडी से वो जो फेक आईडी बनी है लोगों को पैगामात भी जारी किए जा रहे हैं। और अच्छा वो ना बड़े कोई शातिर किस्म का बंदा है, वो हर उनकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो शेयर भी करता है, वहाँ पे पोस्ट कर देता है। वहाँ पे पोस्ट भी कर रहा है। तो अब फवाद चौधरी साहब जो बात करते हैं ना कि फेक न्यूज़ से मुताल्लिक हम सबको एक पेज पर आना होगा, अपोजिशन हो, तमाम स्टेक होल्डर्स जिसको वो दावत देते हैं कि आइए फेक न्यूज़ को रोकते हैं, क्योंकि कोई भी इससे मुतासर हो सकता है। ऐसे ही, और ये बहुत सारे हमने ऑपोजिशन पार्लियामेंटेरियंस देखे हैं, सेनेटर्स देखे हैं जिनको खुद को भी नहीं मालूम कि उनके नाम का कोई अकाउंट चला रहा है, तो डेफिनेटली इसको रिपोर्ट करना अब बहुत ज़रूरी हो गया। बस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ ऐसा है जो कि ख़तरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया भर में सालाना 900 मिलियन टन खुराक हमारी पेट के बजाय बदकिस्मती से कचरे के डब्बों की नज़र हो जाती है। दुकानें हों, रेस्टोरेंट्स हों, घर हों, मतलब ये नहीं कि आप कोई भी ऐसा एरिया देख लें जहां पर हम खाने पीने के हवाले से बात करते हैं, 70% जो खाना है वो 17% जो खाना है वो कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है, क्योंकि वही दुनिया जहाँ पे कई मुल्क, कई खित्ते, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ लोगों को एक वक्त का खाना नहीं मिलता। बहुत से ऐसे इलाके हैं, बहुत से ऐसे शहर हैं, बहुत से ऐसे गांव देहात हैं, बहुत से ऐसे मुल्क हैं इसी दुनिया में जहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ इस वजह से कि खाना नहीं मिल रहा, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही होती, माँओं को खाना नहीं मिलता। और ऐसे में अगर कुछ जगह पर देखेंगे 17% खाना ज़ाया हो जाता है, तो फिर सवाल तो उठता है कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। तो खुराक ज़ाया होने से बचाओ के आलमी दिन के मौके पर आज हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में रोजाना की बुनियाद पर बेशुमार खाना ज़ाया किया जाता है। आज भी कई ऐसे अफराद मौजूद हैं जिन्हें दिन में एक वक्त का खाना भी बमुश्किल मैसर आता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 19 दिसंबर 2019 को खुराक ज़ाया होने से बचाने का आलमी दिन मनाने का आगाज किया। इस मकसद के लिए हर साल 29 सितंबर को लोगों को आगाही और शऊर देने के लिए मुख्तस किया गया है। मार्च 2021 में जारी की गई अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 900 मिलियन टन से जायद खाने पीने की अशिया को ज़ाया कर दिया जाता है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि दुकानों, रेस्टोरेंट और घरों में 17% खाना कूड़ादानों में फेंक दिया जाता है।
इसमें 60% खाना घरों में जाया किया जाता है। एक तरफ तो करोड़ों टन खाना कचरे की नजर, तो दूसरी जानिब सिर्फ साल 2019 में 690 मिलियन लोग भूख से बुरी तरह मुतासिर हुए। शायद यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा 2030 तक मुख्तलिफ इक़दामात के जरिए खाना जाया करने के इस अमल में वाज़े कमी लाना चाहती है। ये तमाम तर कोशिशें साल 2030 तक खुराक जाया होने के इंडेक्स को आधा करने के लिए की जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का मानना है कि खुराक जाया करना गफलत का नतीजा और गैर फितरी अमल है। अक़वाम आलम के इदारे की रिपोर्ट में खदशे का इजहार किया गया है कि जिस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा की लपेट में है, वहीं खुराक का जाया करने से ग़िज़ाई किल्लत के शिकार अफराद की तादाद 31 मिलियन से बढ़कर 131 मिलियन तक पहुंच सकती है। माहिरीन का कहना है कि जरूरत से ज्यादा खाना लेना भी खुराक जाया करने की एक बड़ी वजह है। हत्ता कि प्लेट में भी इतना खाना लें जितनी भूख है, क्योंकि जब हम खुराक जाया करते हैं तो वो किसी दूसरे इंसान का नवाला छीनकर हम कचरादान का पेट भरते हैं। ये रिपोर्ट दिखाने का मकसद क्या था? इंडिविजुअल सतह पर, NGOs की सतह पर, इदारों की सतह पर, इवन गवर्नमेंट की सतह पर ये काम होना चाहिए और हो भी रहा है। ये बड़ा अच्छा है कि काम हो भी रहा है इस तरीके से कि जहाँ जहाँ पर खाना इस तरह ज़ाया होता था पहले, अब कुछ लोग वॉलंटियर्स हों, चाहे किसी इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो जाते हैं वहाँ से वो खाना कलेक्ट करते हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं जहाँ ज़रूरत है, जहाँ खाना पहुँचना चाहिए, तो वो खाना फिर ज़ाया नहीं होता, किसी के पेट में चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको ऐसा करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला आपको हिम्मत और हौसला यूं ही अता करता रहे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्ल्ड हार्ट डे की, क्योंकि हर साल 29 सितंबर, जी हाँ 19 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के तौर पर ये दिन मनाया जाता है। और ये दिन वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन और यूनेस्को के साथ एक बाहमी इश्तराक, जिसकी उर्दू थोड़ी टफ है, लाइक कॉपरेशन के साथ, कोलैबोरेशन के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद ये होता है कि जो दिल की बढ़ती हुई बीमारियां हैं उनसे बचाव के लिए लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं उनके हवाले से शऊर उजागर किया जाए। तो साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासबत से लोगों को दिल के अमराज की वजूहात हों, अलामात हों, बर वक्त तशख़ीस जिसको हम कहते हैं कि टाइम टू टाइम आप ये चेक करते रहें और अपने टेस्ट करवाते रहें कि क्या आपको कोई ऐसी बीमारी तो लाहक नहीं होगी, फिर उसका इलाज हो और एहतियाती तदाबीर हो। तो ये आज जो दिन है इसी मुनासबत से मनाया जाता है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि भाई दिल का मामला है तो हल्के नहीं लेना। और दिल के आर्जे की जब हम बात करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की हम बात करते हैं, बड़ी वजह क्या होती है? तंबाकू नोशी होती है, डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर होता है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होता है, मोटापा होता है, फल और सब्जी ना इस्तेमाल करना होता है, बाकायदगी के साथ वर्जिश ना करना एक रीज़न होती है। जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक दुनिया में हर साल तकरीबन 1.5 करोड़, बहुत बड़ी फिगर है ये, 1.5 करोड़ इंसान दिल की बीमारी के बायस दुनिया से चले जाते हैं। तो ये दिल का जो मामला ज़रिया आपने कहा, ये बड़ा दुरुस्त कहा आपने, ये ज़िंदगी का मामला है, ये जीने का मामला है, ये आगे बढ़ने का मामला है। ऐसे में दिल का आर्जा किसी को लाहक ना हो, उसके लिए अपनी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि फिगर बहुत ज़्यादा बड़ी है। और ऐसे में कोविड के टाइम्स में हमने देखा है कि अगर कोविड खुदा न खास्ता हुआ और उसके बाद चूँकि ज़ाहिर है खून, कुछ लोगों का कहते हैं कि वो क्लॉटिंग उसमें हो जाती है, तो खून को पतला रखना पड़ता है, तो वो भी अगर किसी को ऑलरेडी कोई दिल का आर्जा लाहक हो, ऐसे में कोविड हो जाए और उसके बाद उसकी ज़िंदगी खासी मुतासर हो जाती है। तो प्लीज़ अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए, अपने आसपास स्पेशली वो लोग जिनको दिल का आर्जा, उनका बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि ज़रा सी बेहतियाती ज़िंदगी की डोर काट देती है। और मेरे प्रोड्यूसर ने बड़ी अच्छी बात की है कि दिल का ताल्लुक सिर्फ इन्हीं मामलात से नहीं होता कि आपने क्या खाया, क्या पिया और क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आपकी नफ्सियात पर भी दिल का मामला हावी हो सकता है। और वो उस वक्त होता है जब आप किसी का दिल दुखा देते हैं। तो कोशिश करें कि किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी का दिल ना दुखाए, ऐसा करें ही ना या कहें ही ना जो आप पूरा ना कर सकते हो, या कुछ अगर अल्फाज ऐसे हैं जो आपको बहुत चुभ रहे हैं और आपको ये भी पता है कि सामने वाला इंसान जो है वो इंतहाई सेंसिटिव शख्सियत का मालिक है, तो कोशिश करें गुस्सा पी जाएं, उसका दिल मत दुखाएं। बहुत प्यारी बात की है भाई, बहुत प्यारी बात की। चलें जी, बढ़ते हैं आगे, प्यारे से मौसम की बात करते हैं। मौसम यूं तो प्यारा ही होता है, लेकिन कहीं कहीं पर वो प्यारा मौसम नहीं होता। यानी कहीं पर बारिश होती है तो मौसम बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन कहीं पर बारिश होती है तो वहां बंदा कहता है बारिश इस्लामाबाद का मौसम बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल बात करेंगे, क्या इस्लामाबाद में बादल बरसेंगे या कि मौसम
بھی کچھ دیر ایسا ہی رہنے والا ہے، اور اگر یہ بادل برسیں گے تو کیا ٹیمپریچر اور ڈراپ کرے گا یا نہیں؟ لیکن اس سے پہلے میں بات کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں کی یا پوری جو ساحلی پٹی ہے وہ گوادر اور ماڑا پسنی، اس کی بات ہم کرتے ہیں، چونکہ ایک طوفان جس کا نام ہے گلاب. کتنا پیارا سا نام ہے، لیکن تباہی میں مچائی یہی ہوئی ہے. کہنے والی تھی کہ نام گلاب ہے اور واقعی بے حد اچھا الفاظ استعمال کیے کہ تباہی مچا رکھی ہے، کیونکہ جو محکمہ موسمیات ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ گلاب نامی طوفان کی وجہ سے کم دباؤ کے نظام کے تحت کراچی اور سندھ کے دیگر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش متوقع ہے. شہر قائد میں یعنی کہ کراچی میں اور کراچی سمیت سندھ کے مختلف حصوں میں منگل سے لے کر یعنی کہ 2 اکتوبر تک وسیع پیمانے پر گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ سامنے آئی ہیں. اور مزید یہ بھی بتایا گیا کہ جو ماہی گیر ہیں وہ 30 ستمبر سے 3 اکتوبر تک سمندر میں جانے سے گریز کریں. یہ جملہ میں ایک بار پھر دہراؤں گی کہ جتنے بھی ماہی گیر ہیں یا وہ افراد جن کا گھر ساحلی پٹی کے قریب ہے، کوشش کریں کہ آپ سمندر کی طرف نہ جائیں، کیونکہ آپ کا جانا 3 اکتوبر تک وہاں پر آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. ویسے وہاں پہ جو نظام ہے وہ ایسا ہے کہ وہ ماہی گیروں کو روک دیتے ہیں. ہاں کوئی انڈیویجول سطح پر جائے تو الگ بات ہے، ویسے روک دیتے ہیں، ماہی گیری کو روک دیا جاتا ہے. گلاب نامی طوفان یہ رواں برس کا تیسرا طوفان ہے اور پاکستان نے اس کا نام تجویز کیا ہے. اب یہ کیا گلاب واقعی اتنا خطرناک ہے، اتنا زہریلا ہے، یا کہ ابھی ہم تھوڑا سا بچ رہے ہیں؟ چونکہ سسٹم ہے نا، بنتا کبھی ادھر ادھر، وہ ایک ذرا سا موو ہوتا ہے تو بہت میلوں دور نکل جاتا ہے وہ. اس پر آج ہم بات کریں گے. محمد ریاض صاحب، ڈی جی پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ از ود اس ان دی اسٹوڈیو. السلام علیکم، گڈ مارننگ سر. تھینک یو، وعلیکم السلام. سر تھوڑا بتائیں گلاب سے متعلق کہ کیا یہ واقعی اتنا طاقتور سسٹم ہے، اتنا تنگ کرے گا، یا کہ ہم یہ سمجھیں کہ اب گلاب کی باقیات ہیں، گلاب از نو مور؟ ڈیفینیٹلی جو بیسکلی جو سائیکلون تھا وہ تو 4 دن پہلے جو کیرالہ اسٹیٹ ہے انڈیا کا، وہاں سے لینڈ فال کر گئے، لیکن پھر اس کا جو لو پریشر ایریا تھا وہ موو کرتے ہوئے ویسٹ کی طرف، اور پھر بیچ میں وہ ڈپریشن جو اس کا بھی سائیکلون سے تھوڑا سا نیچے ڈگری کا ایک سسٹم ہوتا ہے، وہ انٹینسیفائی ہوا. ان کے بعد پھر یہ ایک لو پریشر جو انڈیا پہ اسٹل ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور آپ کل ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ویسٹ کی طرف موو کر کے اور خاص کر جو گجرات اسٹیٹ ہے اس میں آئے گا، اور پھر ایڈجوائننگ جو عربین سی کا ایسٹرن سائڈ ہے وہ اس پہ ان کی انفلوئنسز رہے گی، اور پھر یہ موو کرتے ہوئے فرسٹ کو اور سیکنڈ کو along دا کوسٹ پاکستانی جو ہمارا سندھ مکران کوسٹ ہے اس کے ساتھ یہ موو کرتا ہوا. اور ان کی جو انفلوئنسز ہے ڈیفینیٹلی وہ جو سی رفنس ہے، جیسے آپ نے اپنی رپورٹ میں بتا دیا کہ جس کی وجہ سے کافی ہاٹ زیادہ رفنس ہوگی سی میں، جس کی وجہ سے وہ الرٹ بھی ہے کہ جو ماہی گیر ہے وہ آگے نہیں جائے گا. لیکن کے ساتھ ساتھ جو زیادہ ان کا جو اسٹرانگ وہ ہے وہ ٹورینشل رین ہے، اس کی انٹینسیفائڈ قسم کے رین اس میں زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ ہے، اور جس میں سندھ کے جو کوسٹ علاقے میں جتنے بھی ایریاز ہے، کراچی ہے، حیدرآباد، ٹھٹھہ بدین، ترپارکر، نگر پارکر اور ایون سکر، بے نظیر آباد تک جو انٹیریئر سندھ تک اس کے انفلوئنسز ہے، لیکن زیادہ کوسٹ کے اوپر. اور پھر یہ ساتھ آگے چونکہ بلوچستان کے بھی جو کوسٹ اس میں افیکٹ ہوگا، تو ساتھ بلوچستان کے جتنے ایریاز ہے کوسٹ along دا کوسٹ، پسنی، گوادر اور مارا، جیونی، یہ سارے ایریاز جو ہے یہ افیکٹ کر سکتا ہے، اور یہ رہے گا. تو سر یہ افیکٹیویٹی تو ہم دیکھیں گے، لیکن کیا بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ بھی موجود ہے ایسے میں؟ ڈیفینیٹلی اس میں زیادہ، چونکہ باقی ایریاز تو سچ ایسے نہیں ہے جہاں پہ اننڈیشن تو ہوگی، لیکن چونکہ لو لائنگ ایریاز خاص کر کراچی جو بگ سٹی ہے وہاں پہ لو لائنگ ایریاز زیادہ ہے، اور تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی اننڈیشن کی چانسز زیادہ ہے. سملرلی حیدرآباد میں اننڈیشن کی چانسز زیادہ ہے، جہاں پہ اربن فلڈ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں. اور باقی بھی ونڈ سٹارم بھی ہے، جس ونڈز کی وجہ سے بھی ڈیمیجز ہو سکتی ہے. اس وقت جو ان کی جو انوائرمنٹل کنڈیشن ہے ان کے مطابق یہ ہو رہا ہے کہ اس کی انٹینسٹی اس وقت جو ہمارے ایریا میں آئے گا مزید انٹینسیفائی ہو سکتا ہے. اچھا، کہ سی کے ساتھ یہ انرجائز دوبارہ ہوگا، اس کو مزید فردر وہ انٹینسیفائی ہونے کی چانسز. تو سر شہر قائد کے اگر آپ کچھ مخصوص علاقوں کا ذکر کر دیں، یا پھر ساحلی پٹی کے اطراف کے کچھ علاقوں کا آپ ذرا ذکر کر دیں کہ وہاں کے لوگ ذرا ایک طریقے سے الرٹ ہو جائیں. یہ کوسٹ کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی ہے، لیکن کراچی اوور آل جو کراچی ہے اس میں کیونکہ ان کی جو ریڈیس ہے وہ زیادہ ہے،
تو سملرلی جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ صرف کراچی نہیں ہے، حیدرآباد جو کوسٹ سے ذرا ہٹ کے ہیں، سملرلی اور ایریاز بھی ہے جس میں آئے گا جی جو خاص کر جس طرح بے نظیر آباد ہے، ایون سکر تک اس کی بالکل انفلوئنس ٹھیک جو ہے ہے. وہ ہو سکتا سر یہ بتائے گا کہ گلاب کی وجہ سے، اس سسٹم کی وجہ سے، اس سائیکلون کی وجہ سے جو لو لائنگ یا کہنا چاہیے لو پریشر ایریاز جو بن رہے ہیں آس پاس، چونکہ ہم نے لاسٹ 2-3 دنوں میں کراچی میں دیکھا کہ کچھ علاقوں میں تو بارش ایسے ہوئی ہے کہ جیسے شاور ہو. تو یہ جو وہاں پہ ڈفرینٹ سچویشنز ڈفرینٹ علاقوں میں کریٹ ہو رہی ہیں، کیا یہ آگے چل کر بھی ایسے ایکسپیکٹ کیا جائے گا؟ نہیں، ابھی فی الحال تو یہ سارا جتنے 2-3 دن سے یہ اسی سائیکلون یا جو ابھی لو پریشر ایریا میں ڈیولپ ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ کلاؤڈی پہلا تو اس کے امپیکٹس یہی ہوتا ہے کہ کراچی اور جو کوسٹ ہے وہاں پہ ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ساری جو ڈرائی وینڈز ہے وہ موو کرتے ہوئے سی کی طرف موو کر رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے پھر اس کے بعد کلاؤڈی اور لائٹ رین، تو جس طرح کل بھی ہوا، پرسوں بھی لائٹ رین کراچی اور سندھ کے دیگر حصوں میں ہوا ہے. تو اب مزید جو اس کی موومنٹ نزدیک آتی جائے گی، وہ اس کی جو رین کی انٹینسٹی ہے وہ بڑھتی جائے گی، اور جیسے خاص کر کل ہم زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کل اور پرسوں کل شام سے پرسوں اور موسم تبدیل ہوگا اور بارش جی اس میں بارش کی چانسز اور جیسے انٹینسیفائڈ رین ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. چلیں سر ذرا اب بات کر لیں وہاں کی جہاں ہم کھڑے ہیں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد. موسم بڑا خوشگوار ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ بارش بھی ہو سکتی ہے. یہ بتائیے کہ آنے والے دنوں میں اسپیشلی اس ہفتے میں کیسا موسم رہنے والا ہے یہ اسلام آباد کا؟ اس میں زیادہ جو کنسنٹریشن ہے وہ تو ڈیفینیٹلی کوسٹ کے اوپر ہی ہے، لیکن اس میں کچھ وینڈز جو موئسچر ہے وہ موو کر سکتے ہیں، اور ادھر اسلام آباد میں بھی کلاؤڈی، پارشلی کلاؤڈی ٹائپ اور کچھ لائٹ قسم ایکٹیویٹی جو ہے نا یہاں پہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. مطلب بادل ہلکی پھلکی شرارت کریں گے اسلام آباد؟ جی ڈیفینیٹلی وہ ہو سکتی ہے، اور لیکن زیادہ جو فوکس ہے وہ ویدر کا وہ زیادہ سندھ کے اوپر ہے اور بلوچستان کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ تو بات اسلام آباد کی. اب ذرا اور اوپر چلتے ہیں سر، ناردرن سائڈ پہ اگر کوئی پلان کر رہا ہو کسی ٹرپ کا، چترال کا کہیں اور کا، تو کیا اپنی بات کریں نا، کسی کی کیوں بات کر رہے ہیں آپ؟ میں تو چترال کا کوئی پلان نہیں 2 دن سے میں سن رہی ہوں ویسے شعیب. وہ تو ہم جانا چاہ رہے ہیں پیراگلائڈنگ کے لیے. اچھا آپ کیوں اتنا غصہ کرتے ہیں؟ آپ کو لے کر جائیں گے اس دفعہ. اب تو ٹھیک ہے سر، بتائیں ذرا چترال. چلیں چھوڑیں سر، چترال کو چھوڑ دیں، غصہ کر جائے گی. چترال کو چھوڑیں، ناران کاغان یا سوات یا گلگت بلتستان وہاں کی بات کریں. وہاں کا موسم کیسا؟ اگر کوئی پلان کرنا چاہے وہاں پر جانے کے لیے تو کیا وہ پلان کر سکتا ہے یا کہ چھتریاں نکال کر ہی جانا پڑے گا؟ نہیں ڈیفینیٹلی وہ کچھ تھوڑی بہت چانس تو بن رہی ہے، لیکن زیادہ جس طرح میں نے بتا دیا جو سسٹم ہے وہ زیادہ فوکس ساؤتھ کی طرف ہے، لیکن اس میں کوئی سچ اتنا زیادہ کوئی انٹینسیفائی قسم کی رین اگر ہوگی بھی تو وہ لائٹ قسم کی. اوکے، یعنی کوئی اگر پلان کر رہا ہے، کوئی اگر پلان کر رہا ہے تو وہ بالکل پلان کر سکتے ہیں گھومنے پھرنے کا، کسی بھی ایڈونچر سپورٹس کا. تھینک یو ویری مچ سر، ساتھ موجود تھے آپ اور اس موسم سے متعلق، وہ چاہے ساحلی کے حالات ہوں، وہ چاہے انٹیریئر سندھ ہو، وہ چاہے پنجاب ہو، وہ چاہے اسلام آباد ہو، یا پھر گلگت بلتستان یا ناردرن سائڈ یعنی کے پی ہو، تو وہاں پر موسم کیسا رہا، کیسا ہے اور کیسا ہوگا، اس کی آج ہم جب بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے موسم اتنا برا نہیں ہے. آپ لوگ اپنے پلانز کر سکتے ہیں. ہاں ساحلی پٹی والوں کے لیے جس طرح ذرا آپ نے کہا کہ بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی ماہی گیروں کے لیے، کہ آپ نے بالکل سمندروں میں نہیں جانا، سمندر میں نہیں جانا. اور اچھا میں اس لیے بھی کہہ رہی تھی شعیب، آپ نے کہا نا کہ ہم نو ڈاؤٹ ہم دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ کی طرف سے کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں پر پہلے ہی ناکہ بندی کر دی جائے، لیکن پھر بھی پاکستانی قوم ہے نا بڑی جذباتی مزاج کی ہے، ان کو جتنا مرضی آگاہ کر دو، احتیاطی تدابیر بتا دو، لیکن پھر بھی ہم کہاں باز آنے والی قوم ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایک دفعہ جا کے ضرور دیکھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ نہ ہو، بڑے ایڈونچرس قسم کی پاکستانی قومیں ہونا چاہیے، لیکن جان سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہوتا نا. جان ہے تو جہان ہے، اس چیز کا خیال آپ نے ہمیشہ رکھنا ہے. تو چلیں اب بات کرتے ہیں ذرا اسلام آباد کی، آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسا علاقہ جسے کہا جاتا ہے گولڑا شریف. گولڑا میں ایک ایسا ادارہ ہے جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جا رہی ہے. احساس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چلنے والے اسکول میں غریب بچوں کو یونیفارمز اور کھانے پینے کی سہولیات میسر ہیں. زبردست. اور اس ادارے میں جو معذور ہیں، جو بیوہ خواتین ہیں، ان کو روزگار بھی مل رہا ہے، رہائش بھی فراہم کی جا رہی ہے. یہ احساس کی بات ہے نا، تبھی تو نام ہے احساس فاؤنڈیشن. ہماری رپورٹر شاہین صفدر وہاں پر گئیں، ملاقات کی انہوں نے وہاں پر جو انتظامیہ وہاں پہ کیا حالات انہوں نے دیکھے، رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں.
اسلام آباد میں ایک ایسا فلاحی ادارہ ہے جہاں غریب بچوں کو مفت میں تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس ادارے میں وہ تعلیمی سہولیات موجود ہیں جو کہ ایک نجی ادارے میں دی جاتی ہے۔ یہاں تعلیم حاصل کرنے والے بچے خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ میرا نام عشا فاروق ہے اور میں یہاں سے پلے گروپ سے پڑھ رہی ہوں اور الحمدللہ اب میں 10th کلاس میں ہوں۔ یہاں پر کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں ٹیچرز بہت اچھی ہیں، یہاں پہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں اور یہاں کے ٹیچنگ سٹاف سب بہت ہارڈ ورکنگ ہے۔ یہاں پہ اس ایریا میں کوئی ایسا اسکول نہیں ہے جو ہمارے اسکول کا مقابلہ کر سکے۔ ہمارے اسکول میں بہت اچھی پڑھائی ہے، یہاں پہ اوور کوالیفائڈ ٹیچرز ہوتے ہیں، ہماری ہر طرح سے مدد کرتے ہیں، جو حالانکہ جو لو ایوریج اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ایکسٹرا رینک دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک ٹیچر ہیں، وہ گرل گائیڈ سے ہیں، تو ہم نے بھی پارٹ لیا بیچ میں، تو ہم اس کے ریلیٹڈ ٹورز پہ جاتے ہیں۔ تو حال ہی میں ہم لوگ گئے تھے، وہاں پہ ہم نے بہت سی ایگزیبیشنز دیکھی اور بہت اچھی پڑھائی ہے۔ ہمیں ٹیوشن جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ ہماری اتنی مدد ٹیچرز کر دیتی ہیں کہ ہمیں ٹیوشن جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مین مقصد اس ادارے کا ہے یہ کہ گولڑا کے علاقے میں کوالٹی ایجوکیشن دی جائے، جو کہ یہاں کے وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کو پرائیویٹ اچھے اسکولوں میں نہیں بھیج سکتے، جو افورڈ نہیں کر سکتے اچھے اسکولس، تو ان کے لیے یہاں پہ یہ فیسلٹیز دی گئی ہے کہ یہاں پہ بچے اچھی کوالٹی ایجوکیشن لے سکیں، جس پہ ادارہ پوری ذمہ داری اپنی لیتا ہے۔ ادارے کے اندر جو فیکلٹی ہے وہ ہمارے ہاں جو مہنگے اسکول ہیں نا، جن کی فیس کئی ہزار روپے ہے، اس سے بہتر نتائج دے رہے ہیں۔ سکاؤٹنگ، گرل گائیڈ، سپورٹس، بورڈ میں جو رزلٹس ہیں وہ یہ ادارہ دے رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ادارے اگر پاکستان میں مخیر حضرات بناتے ہیں تو ہمیں دنیا کا مقابلہ کرنے میں بہت آسانی پیدا ہو۔ احساس فاؤنڈیشن نہ صرف غریب بچوں کو تعلیم دے رہا ہے بلکہ غریب اور بے سہارا لوگوں کو سہارا بھی دے رہا ہے۔ اس ادارے میں یتیم، بیوہ اور معذور خواتین کو روزگار کے ساتھ ساتھ چھت کی سہولت بھی دی گئی ہے۔ ان کو ان کے علاج کی فیسلٹی، ان کے کپڑے، ان کا کھانا پینا، پورا ان کے کمرے ہیں، ہاسٹلز ہیں، آپ دیکھیں مطلب پوری ایسی آؤٹ کلاس فیسلٹیز ان کو دیتے ہیں، اور مطلب دے آر لیونگ ہیئر، 24 گھنٹے رہتے ہیں، بلکہ ان میں سے کسی کو کہو بھی گھر جانے کو بھی یہ لوگ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، کیونکہ اتنے سال آپ سمجھیں نا گھر سے بڑھ کے یہ جگہ ہے، 10 سال تو ان کو ہو گئے موسٹلی ساروں کو، تو کیونکہ یہ وہی بات ہوتی ہے کہ انسان انسانیت کے لیے کام کرتا ہے، تو بس یہ انسانیت کے لیے کام ہو رہا ہے اور احساس ہوتے ہوئے کام ہو رہا ہے کہ دل میں ہمارے احساس تھا۔ احساس فاؤنڈیشن کی CEO کا کہنا تھا، کام تو میں بہت پہلے سے کرتی ہوں، میں ایجوکیشن میں ہوں اور میں نے 25 سال باہر لندن پڑھایا، تو میں نے یہ سوچ کر کہ جو کچھ میں نے وہاں سے سیکھا ہے وہ واپس آ کے اپنی مٹی میں بھی ڈالنا چاہیے، میں یہ سوچ کے یہاں آ گئی تھی۔ پھر میں نے خان صاحب کے ساتھ کام کیا، ان کے کام سے بہت متاثر ہوئی، تو پھر میں نے سوچا کہ میری جو فیلڈ ہے اس کے اندر میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں، اس کو سوچ کے میں نے احساس فاؤنڈیشن شروع کیا۔ بچے گلیوں میں دیکھتی تھی آوارہ پھرتے ہوئے، گھر کے پاس ہی جھگیاں لگی ہوئی تھیں، جب میں انہیں دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی کہ ان کے لیے کچھ کرنا ہے۔ میں نے گلیوں سے بچے پکڑ کے ان کو پڑھانا شروع کیا، اس کے بعد ان کو میں نے پوچھا کہ آپ کھانا وانا کہاں کھاتے ہو؟ کہا کہ شام کو ماں آتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں، تو میں نے تھوڑا سا پکا کے ان کو کھلانا بھی شروع کیا، پھر ان کو کپڑے وپڑے نہلا دھلا کے بدلنا شروع کیے، تو اس طرح کرتے کرتے میں نے کیا۔ بچے بھاگ جاتے تھے، نوکر بھاگ جاتے تھے کہ یہ تو پڑھنا بھی پڑتا ہے، لیکن بعد میں جب لوگوں نے ریئلائز کیا کہ میں کچھ مانگتی بھی نہیں ہوں، ان کو کھلاتی پلاتی ہوں، ان کو نہلاتی دہلاتی ہوں اور پیار کرتی ہوں، پڑھانا چاہتی ہوں، تو پھر ان کو بچے جو ہیں وہ 5 سال سے کم نہیں مانگتی تھی، تو وہ کہتے تھے 3.5 میں، باجی 5 کا ہو جائے گا، لے لے ان کو لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح میری مدد کی۔ پھر میں نے اس کو شروع تو F11 میں کیا، لیکن وہاں بچے آتے نہیں تھے میری مرضی کے، جن کے جو ڈیزرو کرتے تھے وہ بچے نہیں آ رہے تھے۔ میں نے گولڑا میں شروع کر دیا کہ گولڑا میں بچے خود بخود آئیں گے، تو وہاں میں نے شروع کیا ایک کرائے پہ مکان لے کے، اس کا ایک ہی بڑا سا ڈرائنگ روم تھا، اس میں ہم نے چادریں باندھ کے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور وہاں سے شروع کیا۔ اور پھر جب وہ بھرنے لگ گیا، بہت بچے ہو گئے، تو پھر میں نے اپنے ریسورسز سے یہ جگہ خریدی، تو ہم نے خیمہ لگا کے کچی زمین پہ دریاں بچھا کے کام شروع کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس زمین کو کیونکہ لندن میں میرا جو مکان تھا اس کو فروخت کیا اور چیزیں بھی کر کے میں نے اس کو خرید لیا، اور اس کو پراپرلی پھر میں نے بنانا شروع کیا، اور ہماری اپنی جو فیملی کی انویسٹمنٹ تھی اس کے ساتھ مدد کرتے کرتے ایک کمرہ بناتے
माशाल्लाह आपने देखा कि ये इस नौयत को पहुंच गया। जो लोग बच्चे अफोर्ड नहीं करते थे खुसूसी तौर पे जो उनके लिए बनाया, अब ये है कि तकरीबन 70% बच्चे अभी भी हैं जो फ़ीस नहीं दे सकते। 30 या 35% बच्चे जो हैं उनकी फ़ीस इसलिए ली जाती है कि मैं सोचती हूँ कि बाद में मेरे बाद अगर इसको चलाना है तो आहिस्ता आहिस्ता इसको सेल्फ सफिशिएंट करने की कोशिश की जाए, खुसूसन उन बच्चों की कि जिनके पेरेंट्स अच्छा खासा कमाते हैं। आइडिया मेरा ये है कि अगर मज़दूर भी अपने बच्चे के लिए महीने की 1 दिन की कमाई नहीं दे सकता तो फिर माँ बाप कैसा है। इससे ज़्यादा इसकी नफीस उन बच्चों की जो देते हैं, जो बच्चे नहीं दे सकते उनके तो जूतों से लेके कपड़ों से लेके किताबें तक सब कुछ हमें देना पड़ती हैं, बल्कि उनके लिए टक शॉप में पैसे भी रखने पड़ते हैं, क्योंकि दूसरे बच्चे खाते हैं तो वो आते हैं, हम कहते हैं तुम्हारी अम्मी ने रखवा दिए। मुखैर हजरात को इस तरह के इदारे के क़याम और तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, ताकि गरीब और नादार बच्चे तालीम के आला सहूलियात से मुस्तफ़ीद होकर मुआशरे में कारामद शहरी बन सके। जी, शाहीन ने इस रिपोर्ट में एक जुमला बोला था कि मुखैर हजरात को इसमें अपना ताउन और अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, ताकि ये बेसहारा बच्चे जो हैं इनकी नशोनुमा में कोई कमी ना आ सके, ये तरक्की के मनासिब आसानी तय कर सके। तो जब हम बात कर रहे हैं आगे बढ़ने की, तो आपको ज़रा सुबह पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, टीम के साथ साथ लेके चलते हैं, इनको एंकर के साथ साथ लेकर चलते हैं। तो ऊपर लेकर चलते थोड़ा हैं। ऊपर लेके, वो चित्राल का गुस्सा मैं ऐसे ही नहीं कर रही थी। नारायण के पुरफजा और दिलकश मनासिर वो हमने आपको दिखाने हैं, जहां पर हर सू फैला है सब्जा, जहां शोर मचाता दरियाए कन्हार का पानी सयाहों को दावत का नजारा देता है। मतलब इन्हें दावत का नजारा दे रहा था। नहीं, दावत तो वहीं आपके लिए भी थी। सयाहों के लिए राफ्टिंग जैसी तफरीही सहूलियात भी मौजूद है, जो हमने और की। हाँ बिल्कुल हैं, और जिप लाइन जैसे खेल हैं वो भी हमने किए। इन्होंने किए। तो जरा एडवेंचर से भरपूर जो एक रिपोर्ट है मेरे को होस्ट की, सिर्फ को होस्ट की, तो जरा देखिए, इन्होंने एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कीजिए, और मैं थोड़ा आप सा भी दिल चढ़ाती हूं enjoy तब तक, ठीक है? So let's go. गुड मॉर्निंग नारायण, मौसम हो गया साफ, ये चमकती चमकीली सी धूप बड़ी जबरदस्त लग रही है, वरना ठंड ज्यादा थी। जब मौसम होता है साफ तो एडवेंचर के शौकीन टूरिस्ट ज्यादा खुश होते हैं, या तो हाइकिंग पर जाते हैं, या तो वो यहाँ पर जिपलाइन करने के लिए आते हैं, राफ्टिंग करने के लिए आते हैं, हॉर्स राइडिंग, रॉक क्लाइंबिंग, बहुत कुछ यहाँ पर है। आज हम भी जरा देखते हैं कि नारायण जहाँ सयाह खींचे चले आते हैं और इस एडवेंचर से भरपूर लुत्फ उठाते हैं, करते हैं जिप लाइन, क्योंकि पाकिस्तान में जिप लाइन का रुझान बढ़ता चला जा रहा है। अब यहाँ पर भी जिप लाइन है, इसके अलावा करेंगे राफ्टिंग आगे चलकर, और राफ्टिंग कितना एक्साइटिंग है मेरे लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम आई विल बी डूइंग दैट। सेट। अच्छा, ये 2 तरीकों से आप जा सकते हैं, स्लो भी और फास्ट भी। अगर उस तरफ हवा बहुत तेज हो फिर फास्ट पे भेजा जाता है,
सकते यार, ये ब्रेक जरा जोर की लगेगी पर कोई मसला नहीं है। देयर यू गो, पहुंच गए। अमेजिंग एक्सपीरियंस। चले जी, यहाँ पहुंचने के बाद अब उतारते हैं इसको। मजा आ गया, फास्ट पे ज्यादा मजा आया है। और मैं तो बल्कि जो हमारे कैमरे पे अरसलान भाई उनको आपने फास्ट पे ही जाना है, आपको स्लो पे बिल्कुल नहीं भेजेंगे। एंड देन यहाँ पे आके इस तरह से ये खोल दिया जाता है। अगर 90 किलो से वजन हो ज्यादा तो फिर ये कहते हैं कि आप जिप लाइन नहीं कर सकते। जैकेट की तरह आपने इसको उतार दिया। दैट्स इट, अमेजिंग एक्सपीरियंस, मजा आ गया। 90 किलो वजन ज्यादा है तो फिर नहीं करेंगे आप जिप लाइन, फिर और तेज आ पाएंगे। चलें कर ली जिप लाइन, अब करते हैं राफ्टिंग। आइए मेरे साथ। जिप लाइन के बाद अब करते हैं राफ्टिंग, और राफ्टिंग के साथ साथ एंजॉय करने के साथ साथ अब जरा हम बात करेंगे यहाँ की कम्युनिटी की। वाबस्ता है टूरिज्म से, वाबस्ता है होटलिंग से, वाबस्ता है इस एडवेंचर स्पोर्ट से। इनकी वजह से इनफ्लक्स टूरिस्ट का ज्यादा है। इनके होने से, इनकी मेहमान नवाजी से, इनके रवैयों की वजह से, इनकी मोहब्बत और प्यार की वजह से नारान छा जाता है। तभी तो हर किसी की तवज्जो का मरकज बन जाता है। आइए राफ्टिंग करते हैं। मुख्तलिफ कंपनीज हैं, एक कंपनी का कितना अहम रोल होता है उसकी बात करेंगे, मेरे साथ रहिए। आ चुके हैं वहां पर जहां पर फैमिलीज आ चुकी हैं और राफ्टिंग के लिए रेडी होके जा चुके हैं। हम भी जा रहे हैं जनाब, हमारे लिए सिलेक्ट की गई है ये पीली राफ्ट। चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि हम कैसी राफ्टिंग करते हैं। आइए। अगर जाना हो आगे तो चप्पू चलाना है पीछे की तरफ, और अगर आपने पीछे की तरफ जाना है चप्पू चलाना है आगे की तरफ। यही हमें सिखाया गया है। राफ्टिंग वंडरफुल एक्सपीरियंस। और जिस तरह मैंने आपसे कहा था, यहाँ की कम्युनिटी, यहाँ के लोग, जब इन्होंने इस तरह से इन्वेस्ट किया है ना सिर्फ होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, बल्कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में, तो फिर जो सयाहत की जब हम बात करते हैं, सयाहों की बात करते हैं, तो सयाहों को 1, 2, 3, 4 नहीं, बेशुमार ऐसी चीज़ें नज़र आते हैं कि वो कहते हैं एक दिन के लिए अगर आए थे तो अपना ट्रिप एक्सटेंड कर देते हैं। बहुत सी कंपनीज हैं यहाँ पे राफ्टिंग की। एक कंपनी जिनके ओनर हैं अनीस साहब साथ मौजूद हैं। हमने ज़रा कहा राफ्टिंग भी करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि ये मामलात क्या है। अस्सलाम वालेकुम अनीस, कैसे हैं आप? सर ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? वेरी यंग, तो आपने सोचा कि ज़रा यंगस्टर्स को ही मद्देनजर रखा जाए और इस तरह की कंपनी आपने फिर बना दी। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला। और जैसे कि आपने कहा कि हम खुद यंगस्टर हैं, मेरी पूरी टीम सारे हम टोटली स्टूडेंट्स हैं, तो ये हम लोगों ने खुद एक अपने शौक़ के लिए हमने लाई थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने टूरिज़म को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे यूजली जो भी लोग आते हैं हमारी इस नारान कागान वैली में, तो वो यहाँ पे आते हैं अपनी जो छुट्टियाँ होती हैं उनकी, वो यहाँ पे स्पेंड करने के लिए आते हैं। वेदर यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा है, तो ये एक राफ्टिंग बेस्ट एक्सपीरियंस में हमें आइडिया मिला और हम लोगों ने इसको अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है हमारा यहाँ। ज़बरदस्त। राफ्ट्स मैंने देखा है 2 तरह की हैं, एक थोड़ी छोटी है, एक बड़ी है। थोड़ा दोनों का बताएं क्या क्या फ़र्क है। बिल्कुल सर, ये जिस राफ्ट में हम लोग अभी राफ्टिंग कर रहे हैं, ये छोटी राफ्ट है, इसको पिनो राफ्ट कहते हैं। इसके अंदर हम मैक्सिमम 6 से 8 लोग बिठा सकते हैं। ये छोटी राफ्ट है। और इसमें एक बड़ी राफ्ट है, उसके अंदर हम मैक्सिमम 10 से 12 लोग एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें 3 वो होती हैं, उसमें हम 12 लोग एडजस्ट कर सकते हैं, 12 लोग उसके अंदर बैठ सकते हैं। अच्छा अनीस, इस हमने अभी जिप लाइन की, उसमें उन्होंने कहा जी 90 से ज़्यादा वजन होगा तो आपने जिप लाइन नहीं करनी। यहाँ पे क्या है, कौन नहीं कर सकता? इसमें सर पर पर्सन पे डिपेंड नहीं करता, वेट लिमिट कोई भी नहीं है। वो ओवर वेट हो या उसका वेट कम हो, उसका कोई इशू भी नहीं है। हाँ ये है कि अगर वेट ज़्यादा, अगर मीन्स कि जैसे हम 5-6 लोग बैठे हुए हैं, हमारा मैक्सिमम ये 70-60 kg वेट है। अगर हमारे पास इस तरह के 5-6 कस्टमर आ जाते हैं जिनका वेट 80-90 प्लस होता है, तो वो फिर हमारे लिए थोड़ा सा कैप्टन के लिए उसको राफ्ट को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कैप्टन भी माशाल्लाह बड़े ट्रेंड हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी हमारे पास यहाँ पे हमारे लड़के हैं कैप्टन जो राफ्ट चलाते हैं, वो प्रॉपरली ट्रेनिंग लेते हैं। अपनी 2-3 मंथ उनकी ट्रेनिंग होती है, उनके बाद उनको सर्टिफिकेट मिलता है। वो जो कि यहाँ पे हमारे जो KDA डिपार्टमेंट है, कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी,
وہ آگے باقاعدہ اس چیز کو چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ جو رافٹ چلا رہا ہے کیپٹن اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، وہ ٹرین ہے یا ان ٹرین ہے. زبردست. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو کیپٹن ہے نا، جب پہلے آپ کو پورا سکھاتے ہیں کہ آپ نے فارورڈ کیسے جانا ہے، بیکورڈ انگریزی اردو دونوں زبانوں میں باقاعدہ گائیڈ کیا جاتا ہے جو بھی یہاں پر آتے ہیں. اب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ اتنا خوبصورت سا ماحول، خاموشی سی بھی ہے اور ایک دریائے کنہار ہے، اس میں رافٹنگ ہو رہی ہے، آگے بھی ہم دیکھ رہے ہیں فیملیز جا رہی ہیں، ہمارے بیک سائڈ پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں فیملیز آ رہی ہیں. یہ اتنا رش جو ہے، سیزن کیا ہوتا ہے اس کا؟ کب تک رش ایسا ہوتا ہے، کب تک گہما گہمی ایسی ہوتی ہے؟ سر یہ تو جیسے موسم ہوتا ہے ناران میں یا پاکستان میں کہ سردی، گرمی، بہار، یہ ڈیپینڈ ہمارا کرتا ہے. یہ ہمارا سیزن ہی ہم یہاں پہ یوزلی لوگ ہم کہتے ہیں موسمی سیزن ہے ہمارا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے چھٹیوں پہ، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ جتنی فیملیز آتی ہیں، ظاہر سی بات ہے بچے ان کے ساتھ فیملیز ورکنگ ڈیز میں وہ نہیں آ سکتے ہیں. ویکینڈ ہمارا اچھا لگ جاتا ہے، سیٹرڈے، سنڈے، فرائیڈے، یہ 2-3 دن ہمارے اچھے لگتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے سیزن. چھوٹی عید کے بعد چھٹیوں میں لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، اس کے علاوہ 14 اگست پہ آتے ہیں. تو یہ ہمارا ابھی سیزن جو ہے نا وہ اپنے اینڈ کی طرف جا رہا ہے. ابھی یہ سنو فال ہوگی تو یہ ختم ہو جائے گا. بالکل سر، جیسے سنو فال سٹارٹ ہوتی جائے گی تو یہ جو ہے سیزن ہمارا کلوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. زپ لائن سٹارٹ ہوئی ہے 2 مہینے پہلے. یہ رافٹنگ کتنے سالوں سے ہو رہی ہے؟ سر رافٹنگ یہاں پہ جو فرسٹ کمپنی آئی تھی وہ آئی تھی 2009 میں. اوکے. اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ کمپنیز بنتی رہی. ہماری کمپنی جو ہے 2011 میں ہم لوگوں نے یہاں پہ ناران میں اس کو رجسٹر کروایا ہے اور 2011 میں ہم لوگوں نے یہاں پہ رافٹنگ سٹارٹ کروائی. مزید کیا پلانز ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا ایک ینگ سمجھ سکتا ہے یار کہ اچھا جو لڑکے آ رہے ہیں نا، ان کے لیے کچھ اور انٹرٹینمنٹ کا انتظام کرنا پڑے گا. زپ لائن ایک ہے اور ہونی چاہیے، رافٹنگ ہے کچھ اور ہونا چاہیے، تو اور کیا کچھ پلان کر رہے ہیں؟ بالکل سر، بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے. ہمارا انشاءاللہ آگے فیوچر میں پلان ہے پیراگلائڈنگ کا. اچھا. انشاءاللہ زبردست. آپ لوگ دعا کریں انشاءاللہ ہمارا پیراگلائڈنگ کا پلان ہے، کیونکہ ہم سارے ینگسٹر ہم کہتے ہیں کہ نئی چیزیں انوینٹ کرتے جائیں. آپ سٹارٹ کریں، ہم خود آئیں گے اور اسے کور کریں گے انشاءاللہ. سر ابھی ہمارا پلان ہے پیراگلائڈنگ کا پلان ہے، اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ زپ لائن ایک اور ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں، وہ جس میں فلی ایڈونچر ہوگا. تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ ایئر ہمارا انشاءاللہ آپ جب آئیں گے یہاں پہ تو نئی چیزیں بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. یہ بتائیں کہ اب چونکہ ہم چلتے ہی جا رہے ہیں آگے کی طرف، یہ کتنے کلومیٹر تک آپ لوگ کراتے ہیں رافٹنگ؟ یہ سر رائڈ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ جہاں سے ابھی ہم نے رائڈ کی، یہ ہماری رائڈ 2 کلومیٹر کی رائڈ ہے. اوکے. اس میں ہماری رائڈ 5 کلومیٹر بھی ہے، 7 کلومیٹر ہے، 9 کلومیٹر ہے. سٹارٹنگ پوائنٹ ہمارے سب ڈیفرنٹ ہے. ایک منٹ رکیے گا، یہاں پہ آ کے نا کچھ ڈیفرنٹ محسوس ہو رہا ہے. لہریں تیز ہیں، کیا معاملہ ہے؟ پانی تیز ہو گیا؟ یہ سر یہاں پہ پانی کا فلو تھوڑا تیز ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا ہمیں آگے ابھی ہم جائیں گے تو شیلو ہو جائے گا. رافٹنگ یہ سموتھ بھی ہے، اس میں ایڈونچر بھی. جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے تو ہمیں ریپڈ بھی ملیں گے اور پانی کا لیول جو ہے تھوڑا تیز ہے، جس میں ہمیں جو ہے کہ ایڈونچر انشاءاللہ. تو ایسا بھی ہوتا ہے شیلو واٹر میں کرنے سے کوئی نقصان ہو جائے، آپ کی یہ متاثر ہو جائے؟ بالکل سر، جون جولائی میں مڈ میں اگست 15 کے بعد یہ ہے کہ پانی کا لیول کم ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریور کے اندر یہ جو بڑے بڑے پتھر ہیں یہ سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو یہ رافٹ جب پتھر کے ساتھ لگتی ہے تو پنچر بھی ہو سکتی ہے، تھوڑا سا ایشو بن سکتے ہیں. اچھا میں ذرا بلکہ اس سے دیکھتے ہیں کہ وہ برج کے نیچے دیکھیں 2 رافٹس کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں، اور میں کہتا ہوں اتنا پیارا یہ منظر لگ رہا ہے. پانی بہت تیز ہے آگے. اوکے، یہاں پر پانی ہے تیز، یہ ہے ایڈونچر. ایڈونچر سے بھرپور رافٹنگ، بہت ہی رف ہو گیا دریا، زیادہ مزہ آ رہا ہے یہاں پر. ذرا پیچ ایسا آ گیا تھا کہ ہمیں خود بھی سپورٹ کرنا پڑا کیپٹن کو. تھوڑی بیشک ہمیں بھی کہا چاہیے ذرا ریفٹنگ کریں. انیس مجھے تو لگا تھا کہ یہ ہم کیپسائز ہو جائیں گے. نہیں سر، یہ تو ابھی پانی کا لیول یہ سمجھ لیں گے نہ ہونے کے برابر ہے. یہ ایڈونچر پیک ٹائم میں جون جولائی میں یہ پانی اپنے عروج پہ ہوتا ہے. صحیح. اور بیسٹ ٹائم ہوتا ہے رافٹنگ کا، اس میں بندہ فل انجوائے کر سکتے. ہمارے پاس سیفٹی پریکاشن جیسے آپ لوگوں نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے، ہمارے پاس کیپٹن جو ہے وہ فلی ٹرین ہے. انفارچونیٹلی تو کچھ طرح کے ایشو ہو بھی جاتے ہیں تو کیپٹن ہمیں ریسکیو کر سکتا ہے. ہوتا ہے نارملی کیپسائز ہوتی ہے؟ نہیں سر، اس سے پہلے تو اس طرح کوئی نہیں ہوا. بہرحال یہ کہ رافٹ وغیرہ پنچر ہو جانا یہ نارمل ایشو یہ لگے رہتے ہیں. اب مجھے لگ رہا ہے اس طرح بھی رف ہو رہا ہے، لیکن چلے کوئی بات نہیں. اب بس آخر میں ایک بات اور ہے، تو ہم نے بات رافٹنگ کی کر لی، ہم نے بات ایڈونچر سپورٹس کی کر لی ہے. چونکہ آپ یہاں سے وابستہ ہیں، اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں، آپ لوگوں کے ہوٹلز بھی ہیں. تھوڑا سا بتائیں مجھے
آپ لوگوں کا کتنا زیادہ رجحان اس طرف ہے کہ اچھا بہتری اور بہتری کے جو بھی آئے، چاہے پاکستان کے کسی کونے سے چاہے باہر سے کہیں سے آئے، ہر بار جب آئے تو وہ یہ ضرور کہے پہلے سے زیادہ بہتر ناران کو پایا؟ بالکل سر، یہی ہمارا ایک جتنے بھی ہمارے یہاں پہ ناران کے کاغان کے جتنے بھی ہمارے یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں، ہماری کوشش یہی ہے، ہم اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکتا ہے ہم ٹورزم کو سپورٹ کریں، جتنا ہم سے اپنے بیہاف میں ہم لوگ کر سکتے ہیں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، ایڈونچر ایکٹیویٹیز لا رہے ہیں، ہوٹل ریسٹورنٹس جتنے بھی ناران میں جو بھی ہیں ہمارے وہاں پہ ہماری ایک پوری ایسوسیشن ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے آنے والے کسٹمر کے ساتھ اچھا بیہیویئر ہو، ان کو فل رسپیکٹ دی جائے، جتنا ہم سے ہو سکے ہم ان کے ساتھ کریں، اور باقی یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہماری گورنمنٹ پہ، کیونکہ ان سے بھی ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری ٹورزم کو، جیسے کہ عمران خان صاحب اپنے اکثر سپیچ میں کہتے رہے کہ ٹورزم کو سپورٹ کر رہے ہیں ٹورزم کے لیے، تو یہ ہمارا ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ناران کی ٹورزم کے لیے کچھ اقدامات ایسے کیے جائیں کہ جو یہ ناران ویلی ہے یہ اور خوبصورت ہو جائے اور یہاں پہ لوگ آنے والے لوگ اور زیادہ انجوائے کریں۔ تھینک یو انیس، تھینک یو ویری مچ، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے، اور رافٹنگ آپ نے بہت اچھی کرائی ہے، ہمیں سکھائی ہے، کیونکہ میں سمجھا تھا کہ ہم گئے پانی میں لیکن نہیں گئے، الحمدللہ جی بڑا مزہ آیا۔ اینی ویز یہاں کا بھی وقت ہو گیا ختم، آپ کے لیے ہم یہ سیگمنٹ لائے تھے، بڑا زبردست قسم کا رافٹنگ اور اس سے پہلے زپ لائن، جتنا ناران ابھی ہم نے وزٹ کیا، جہاں جہاں ہم گئے، جتنا گھومے پھرے وہ سب ایک جگہ، رافٹنگ ایک جگہ۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اب ذرا قائد اعظم اسلام آباد کی بات کرتے ہیں، جہاں پر طلبہ احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاج بھی کیسا کر رہے ہیں وہ کہ جو طلبہ پڑھنا چاہتے ہیں، 99% جو طلبہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کو بھی روکتے ہیں، سڑکیں بند کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ روکتے ہیں، ڈپارٹمنٹس کو تالے لگوا دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ نقصان کرتے ہیں یونیورسٹی کا، نقصان کرتے ہیں ایک پروسیسر کا، 3.5 کروڑ کا پروسیسر، اس کا نقصان ہو گیا۔ اور نقصان صرف اس پروسیسر کا نہیں، یونیورسٹی کا نقصان اپنا ہوا، طلبہ کا ہوا، تعلیم کا ہوا۔ تو آج ہم اس پر بات کریں گے، وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بالکل، ڈاکٹر محمد علی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ۔ یہ احتجاج تو ویسے چند روز سے ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن یہ کوئی پہلا احتجاج نہیں ہے جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ہو رہا ہو۔ اس سے پہلے بھی 3 بار اسی سال یہ احتجاج ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ اسٹوڈنٹس، یہ طلبہ اس حد تک منتشر کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ نے بات کرنے کی کوشش کی، پروفیسرز نے بات کرنے کی کوشش کی، پر الزام تراشی اب یہ کی جا رہی ہے کہ سچویشن جو ہے، مطلب اساتذہ جو ہیں وہ مار پیٹ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ بات چیت کریں، وہ اسٹوڈنٹس پر مار پیٹ اور تشدد کریں۔ Is that true؟ لائن ڈراپ ہوئی ہے، دوبارہ سے ان سے کنیکٹ ہوتے ہیں، چونکہ ہم بات اس یونیورسٹی کی کر رہے ہیں جس کا بڑا نام ہے، اور اس یونیورسٹی میں جب ہم دیکھیں گے اسٹوڈنٹس اگر احتجاج کریں، نقصان اپنا ہی کر رہے ہیں، نقصان اپنے مستقبل کا کر رہے ہیں، تو سوال تو اٹھتا ہے کہ معاملہ ہے کیا؟ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو آواز آ رہی پلیز بتائیے گا، مطالبات ان اسٹوڈنٹس کے کیا ہیں اور کون سے مطالبات ہیں جو کہ پورے ہو چکے ہیں پھر بھی احتجاج جاری ہے؟ سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر محمد علی صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن پا رہا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا مطالبات ایسے ہیں جو ان اسٹوڈنٹس کی طرف سے کیے جا رہے ہیں لیکن وہ پورے نہیں ہو رہے، اسی لیے احتجاج مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پوری یونیورسٹی کا نظام اس وقت متاثر ہو رہا ہے؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ کوئی ایسے مطالبات نہیں ہیں جو پورے نہیں ہو رہے۔ اچھا، انہوں نے پہلے ایک دفعہ اسٹرائک کی تھی اور یہ طے ہوا تھا کہ 20% ہم جو پچھلا سیمیسٹر ہے اس میں سروس چارجز میں ڈسکاؤنٹ دیں گے اور فیس کی سبمیشن کی ڈیٹ کو بڑھا دیں گے۔ اچھا، وہ دونوں نوٹیفیکیشن ہم نے کر دیے۔ اچھا، اور یہ ایک ہی یونیورسٹی ہے پورے پاکستان میں جس نے یہ کیا ہے، باقی کسی بھی یونیورسٹی نے نہیں کیا۔ اگر یونیورسٹی آن لائن جاتی ہے
तो हमें एम्प्लॉयज की तनख्वाहें तो देनी पड़ती हैं, हमें बिजली के बिल तो देने पड़ते हैं। अब इन्होंने हेड ऑफिस को बंद किया हुआ था, उसके नतीजे में हमारा 1,15,00,000 रुपए का बिल था, हमें 25 लाख रुपए जुर्माना उसका पड़ा है। अब हमारा डेटा सेंटर जो करोड़ रुपए का है वो तोड़ दिया है, प्रोफेसर्स की कमरों में जाके जो इक्विपमेंट सेंसिटिव है उसको तोड़ा है। तो ये कोई देखें, ये कोई ऑर्डनरी एहतजाज तो नहीं है। अच्छा, फिर ये हुआ कि कल मिनिस्ट्री में सुबह 10 बजे एडिशनल सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में हमारे लोगों का और इनका मुआहदा हो गया और हमने ये कहा कि आपकी फीस को हम 20% से फर्दर 30% बढ़ा देते हैं, उसका डिस्काउंट। उसके बाद जो भी बाकी आपके मुतालबात हैं जो पूरे होने वाले हैं, जो कोई ऐसे मुतालबात हैं कि यूनिवर्सिटी को इस तरह चलाया जाए या यूनिवर्सिटी को इस तरह चलाया जाए या ओके, यानी कुछ मुतालबात इनके ऐसे जरूर हैं जो नहीं माने जा सकते। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल, आप इफ यू वांट टू ऐड सर। जी, मैं यही ऐड कर रहा हूं कि जो बच्चों के मुतालबात हैं, जो स्टूडेंट्स के हैं, उसके लिए हम डिस्कशन को भी तैयार हैं, ठीक है, उसको हम पूरा करने को भी तैयार हैं, लेकिन जो मुतालबे कानून के मुताबिक ही नहीं है, ठीक है, उन पे तो बात ही नहीं। देखिए बिल्कुल, सिर्फ एक जुमला सर, सिर्फ एक जुमला, क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? क्या ये एथनिक ग्रुप्स हैं जिसकी वजह से ये मसाइल यूनिवर्सिटी में है? जी, ओके, ठीक, थैंक यू वेरी मच सर। पॉलिटिसाइज हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, हमें अपना वक्त देने के लिए। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि जो सियासी अनासर हैं जो कि इस मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, एजुकेशन का निजाम तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका फौरी तौर पर सिद्देबाब होना चाहिए। बिल्कुल, चलें जी, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, प्रोग्राम में बात करते हैं मुल्क भर में फैले हुए कोरोना वायरस के हवाले से कि हम ये देख रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि मुतासरा केसेस की तादाद में कमी जो है उसे फौरी तौर पर लेकर आया जाए। और हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन नजर आ रही है उसके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 52 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। और ये बताया गया है कि जो मुस्बत केसेस हैं, मतलब इनके जो टेस्ट करवाए गए हैं, उनके बाद जो केसेस की तादाद सामने आई है वो 1560 है। तो एनसीओसी के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये डेटा मंजर यहाँ पर आया, जिसके हवाले से हमने आपको अपडेट किया। लेकिन साथ ही साथ इस सिलसिले में हम आपको ये भी बता दें कि असद उमर साहब जो कि सरबरा एनसीओसी हैं, उन्होंने एक ट्वीट के कहा कि 12 साल या इससे जायद उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। और अब जल्द ही हम देखेंगे कि इस उम्र के बच्चों को भी वैक्सीनेशन फराहम की जाएगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चूँकि जब हम बात वैक्सीन की करते हैं तो वैक्सीन पर बहुत ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है कोरोना टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर अताउर रहमान साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, 12 साल से ऊपर जितने बच्चे हैं उनकी भी वैक्सीन होने, लेकिन थोड़ा सा डाटा बताएं सर कि हम कितने फास्ट पेस पर जा रहे हैं वैक्सीनेशन को लेते हुए। इस वक्त कितने करोड़ अफराद ऐसे हैं जिनकी पहली डोज है, कितने करोड़ फुली वैक्सीनेटेड हैं? इस वक्त हम तकरीबन 10 से 15 लाख रोज़ाना वैक्सीनेशंस कर रहे हैं और अगर ये रेट जारी रहा तो तकरीबन 3 से 4 करोड़ फी महीना, जो कि बहुत अच्छी रफ्तार से इस वक्त आगे चल रहे हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का। कभी ये रफ्तार कम हो जाती है, कभी रफ्तार ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी जो है वो गारंटी नहीं है, कभी हमें मिल रही हैं, कभी नहीं मिल रही। एक तो मसला ये है, एलैबोरेट कीजिएगा, बिकॉज़ बहुत सारी वैक्सीन्स हैं जो पाकिस्तान में एडमिनिस्टर हो रही हैं। कौन कौन सी वैक्सीन इस वक्त मौजूद है और किस में आपको लगता है कि अच्छा और स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि वैक्सीन की पाकिस्तान में फराहमी इसको मुमकिन बनाया जा सके? जी, इसमें जो सीनोफार्म जिससे हमने शुरू किया था और फिर कैंसिनो बायो, उसके बाद फिर एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, फाइज़र, ये सब मुख्तलिफ मकदार के अंदर मौजूद हैं और इनके बैचेस आते रहते हैं। और ये लेकिन ये रेगुलर बैचेस नहीं आते, कभी कोई वैक्सीन आ जाती है, कभी कोई वैक्सीन आ जाती है। ट्रैवल के लिए बाहर जो लोग जा रहे हैं यूरोप या अमेरिका, उनके लिए एस्ट्राजेनेका या मॉडर्ना वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है बाहर के ममालिक से, तो इस वजह से उनको तो ये लगानी पड़ रही हैं। लेकिन बाकी के लिए ये चाइनीज़ वैक्सीन हैं, दे आर फाइन, और वो ज़्यादातर लोगों ने शुरू में वही लगवाई हैं। लेकिन ये जैसे मैंने कहा कि वेरिएबिलिटी है, मुख्तलिफ कंसाइनमेंट्स मुख्तलिफ औकात पे आ रहे हैं, शॉर्टेज है वैक्सीन्स की दुनिया भर में, पाकिस्तान में ही नहीं। लेकिन बहरहाल हम अभी तक बहुत अच्छी तरीके से हमने
इस पूरे सूरत हाल को कोप किया है। अगर आप देखें भी पाकिस्तान के इस कामयाबी का मोतरफ रहा है। डॉक्टर साहब जरा ये भी फरमाइएगा, जो कल असद उमर साहब ने ट्वीट की कि बहुत जल्द ही 12 साल उम्र के जो बच्चे हैं उनमें भी उनको भी वैक्सीनेशन लगाना शुरू कर दिया जाएगा, इस पर कितनी जल्दी हम देख रहे हैं काम होता हुआ, कितनी जल्दी ये सब कुछ होता हुआ हमें दिखाई देगा? मेरे ख्याल से विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स ये बड़े पैमाने पे शुरू हो जाएगा, क्योंकि WHO ने भी इजाज़त दे दी है और क्लिनिकल ट्रायल्स भी मौजूद हैं जो 12 साल के ऊपर किए गए हैं और उनके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव हैं। तो विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स अब उनकी वैक्सीनेशन हो सके। सर एक बात और, क्या कोई ऐसा वेरिएंट इस वक्त पाकिस्तान में है जिससे हम परेशान हो रहे हैं? जैसे डेल्टा ने थोड़ा तंग किया था, क्योंकि ज़रा आप इस पर रिसर्च करें, कोई ऐसा वेरिएंट? जी, एक कैपा वेरिएंट है जो हमने अपने मेरी कराची यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी में ही हमने डिस्कवर किया है। ये डेल्टा वेरिएंट की वेरिएशन है, लेकिन अभी तक ये ज़्यादा फैला नहीं है, सिर्फ चंद केसेस सामने आए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा है जो मंडला रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि हर 3-4 महीने बाद। दोबारा बताइएगा, कैपा वेरिएंट बड़ा खतरा कैसे? ये एक शख्स को कैपा वेरिएंट से वो मुतासर है तो वो कितने और लोगों को मुतासर कर सकता है? मैं कैपा वेरिएंट की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा खतरा है। कैपा वेरिएंट जो है वो तो खाली डिस्कवर हुआ है, किस हद तक फैलता है या नहीं फैलता ये कबल अज़ वक्त है, लेकिन और बहुत सारे वेरिएंट्स मौजूद हैं। इसके 1000 से ज़्यादा वेरिएंट्स मौजूद हैं इस वक्त, और कौन सा वेरिएंट छा जाता है दोबारा और बढ़ जाता है, और जो कौन से नए वेरिएंट डेवलप होते हैं, तो ये खतरा कॉन्स्टेंटली मंडला रहा है। अब ये देखिए कि नेक्स्ट वेव कब आती है और किस वेरिएंट से आती है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर ताउर रहमान साहब अपना वक्त देने के लिए। डेफिनेटली एक और ख़तरा इस वक्त लाहक है कोरोना के मामले पर, लेकिन आपने अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना है और ख़ुद की वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी है। वैक्सीनेशन से भागे नहीं, क्योंकि ये आपको और आपके प्यारों की ज़िंदगी का मामला है। क्योंकि जब बात वैक्सीन की होती है तो ये सबके सामने डेटा आ चुका है। अगर वैक्सीन आपको लगे तो खुदा ना खास्ता फिर भी कोरोना हो तो क्रिटिकल आप नहीं होते, माइल्ड सिम्टम्स के साथ आप कोरोना से मुकाबला कर लेते हैं। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। और जब हम आगे बढ़ते हुए एक और मेहमान की बात करें, तो कोरोना की वजह से यूँ तो बहुत सी इंडस्ट्रीज, बहुत सेक्टर्स मुतासर हुए, और एक सेक्टर जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ वो वेडिंग्स थी, यानी शादियाँ बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। और छोटे छोटे पार्टी फंक्शंस बिल्कुल जिनको आपको करना पड़ता था, और मतलब आप अपनी खुशी के लिए किया करते थे, लेकिन हमने शुएब देखा कि वो काफ़ी हद तक कम हो गए। बड़ी बड़ी शादियाँ छोटी छोटी शादियों में कन्वर्ट हो गई, बड़े फंक्शंस तो कैंसिल ही हो गए। तो ऐसे में हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप डेफिनेटली फिर उसका नुकसान भी हुआ, क्योंकि कुछ खवातीन और कुछ मर्द हज़रात ऐसे हैं कि जो अपना ही एक ऐसा शाहकार मंजर आम पर लेकर आते हैं जिसे दुनिया भर में सराहा भी जाता है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अपने मेहमान का तारुफ आपसे करवाते हैं। और बड़ी खूबसूरत मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनका नाम है हिरा मुबश्शिर अहमद। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? चलें हम साथ साथ बैठ जाते हैं, चूंकि हम आज हिरा से बात ही करेंगे। यूँ तो आप टेबल पे आपने देख ली जो सजावट है, अक्सर ऐसा होता है कि शादी से पहले ही शादी यादगार हो जाती है, क्योंकि शादी तो होगी तब होगी, लेकिन जो कार्ड आया वो इतना खूबसूरत अंदाज से आया, इतनी मोहब्बत से आया, इतने प्यार से आया कि आपको याद रह जाता है। फिर शादी खत्म हो जाती है, कार्ड वहीं रह जाता है। इसी तरह कोई नन्ना सा मेहमान जब आपके घर पर आया और जिस प्यार चाहत मोहब्बत से मिठाई आपने अपने मेहमान, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को दी, तो वो जो बॉक्स होता है, वो जो स्टाइल होता है, वो इतना ज़बरदस्त होता है कि वो भी याद रह जाता है। बॉय है तो ब्लू कलर के डिफरेंट स्टाइल्स, इफ इट्स अ गर्ल प्रिंसेस अल्लाह की रहमत है तो पिंक के बड़े खूबसूरत खूबसूरत से बॉक्सेस होते हैं। तो आज ये जो बॉक्सेस यहाँ पर सजाए हैं, आज हम जरा बात करते हैं इससे मुताल्लिक कि कहीं कोविड ने मुतासर तो नहीं किया इनके काम को, इन कामों को। ऑफ कोर्स कोविड ने बहुत मुतासर किया, बट एक फ़ायदा जो पर्सनली हमें हुआ वो ये हुआ कि जब बड़ी शादियां छोटी हो गई तो हम पर लोगों ने खर्चा ज़्यादा करना शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स बिकॉज दे वर एबल टू स्पेंड मोर हमारे पर। शादी के कार्ड्स जो एक बहुत बड़े अमाउंट में बनते थे वो कम हो गए, तो दे वर एबल टू स्पेंड मोर मनी। जो बजट था उनका 500 कार्ड्स का, वो अगर 50 पे भी आया, उन्होंने कहा कि ठीक है जी, अब अगर 20 रुपए का कार्ड है तो अब हम 500 एटलीस्ट इंप्रेशन तो अच्छा जाए, ये ना कहा जाए कि फंक्शन छोटा कर दिया। तो वो लग्जरी ऑफ क्रिएटिविटी जो हम कन्फाइंड रखते थे कि हमें ज़्यादा अमाउंट में नहीं दे सकते थे, people were able to spend more on this, तो फिर हम और क्रिएटिव हो सकते थे। ज़बरदस्त। हिरा, वैसे तो ये आप बहुत अच्छे अच्छे शाहकार और बड़ी बड़ी प्यारी वो चीज़ें बनाती हैं। अभी तक ये बताएं कि लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स आपके पास आती हैं और आप खुद किस किस्म का काम मतलब बना रही हैं, उसको प्रमोट कर रही हैं? सो बेसिकली हर तरह के एवरीबडी कम्स विद अ डिफरेंट आइडिया। हर किसी को सी शादीज़
हर बचपन से लोग ना, लड़कियां स्पेशली, वो बचपन से शौक होते हैं एंड दे स्टार्ट कलेक्टिंग फोटोज एंड एवरीथिंग कि हमारा पर्सनल जब शादी का टाइम आएगा तो ऐसी शादी होगी. सो वो जो व्हेन दे रीच आउट टू अस, तो हमें एक बम्बार्ड किया जाता है फोटो से कि दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, एंड देन ऑन दोज आइडियाज़ हम एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं. कभी अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता है, बट दैट्स हाउ वी क्रिएट थिंग्स. अच्छा, ये जब आपने कहा ना कि डिफरेंट आइडियाज़, तो ये तो बहुत सी चीज़ें हैं इस टेबल पर. जो सबसे मुझे मज़े की लगी ना, ये मॉडर्न दिया. हाँ, मॉडर्न दिया. ये बड़ा मॉडर्न सा दिया, देखिए तो सही. इतनी ज़बरदस्त कैंडल्स हैं कि ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है. तो ये क्या, ये अच्छा, दिस इज़ फॉर द बेबी शावर, राइट? या दिस इज़ फॉर अ बेबी शावर. अच्छा, इसके अलावा जो कैंडल्स है उसमें हम देखते हैं कि अगर बर्थडे पे आपने कैंडल जलानी है तो अब वो टिपिकल 1, 2 and 3 वाली नहीं है, अब एक इस तरह की एक्चुअली में ये कैंडल्स साथ भी दे सकते हैं. सो ऑल द गेस्ट दैट कम, उनके लिए छोटे छोटे गिव अवेज होते हैं. तो सबको जिसके लिए आप ये बनाया ना, कहा कि मुझे ज़रियाल को बुला लेता कि हमें ऐसे गिव अवेज मिल जाए. जब इनका हिरा का बेबी शावर था तब हिरा की तरफ से इनवाइट आया था, बट आई एम रियली वेरी सॉरी हिरा, मैं यहाँ सेट पे बैठ के आपसे माजरत करती हूँ, कुछ मसरूफियात की बिना पर मैं नहीं आ सकी. लेकिन ये है कि वाकई बहुत सारी अच्छी चीजें हैं. एक ये यहाँ पर एक बॉक्स हिरा ने रेडी किया है, और ये आयरा नामी बच्ची के लिए मेरे ख्याल से रेडी किया गया होगा. दिस वन इज फॉर माय ओन डॉटर. और ये आपके आई थिंक बेटे की तरफ से है ना, नाइल की तरफ से. ये देखिए अच्छा, जिस तरह लिखा है ना कि नाइल की तरफ से अपनी बहन की आमद, नाइल की तरफ से अपनी बहन की आमद की बात की गई है. इतनी प्यारी इसकी पैकिंग है, और ये इन्होंने रेडी किया. Nile is over the moon to announce the arrival of his little sister Aira. yes. अच्छा हिरा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हैं आप कि ये बॉक्स जो है, मतलब इसको किस तरह से यूज किया जा सकता है? सो बेसिकली ये सिर्फ मिठाई का डब्बा नहीं है. सो इफ यू वांट टू गिव समथिंग, इस बॉक्स में साथ एक छोटा सा कुकी, एक छोटी सी तस्बीह गई थी साथ, बिकॉज आप कंटिन्यू रखें. या सॉरी, हम तो छेड़छाड़ी करते ही रहेंगे इस सामान के साथ. So if you want to give साथ में कुछ, जिस तरह लोग प्रेफर करते हैं कि अगर मिठाई जा रही है साथ में छोटा सा एक कैंडल चला जाए. आजकल प्लांट्स का बहुत ट्रेंड है. What people do is कि छोटा सा सीड्स का पैक दे देते हैं, so that अगर आप साथ मिठाई के जाए और लोगों के घर पे हमेशा एक प्लांट आपके बेटे या बेटी के नाम का, it's always there. प्यारी, ये तो एक रस्म है. So यूजली पॉट्स के ऊपर हम नाम पेंट कर देते हैं एंड साथ एक सीड्स का पैक दे देते हैं. सो पीपल रियली लाइक दैट जेस्चर एज वेल. डेफिनेटली यार, ये तो बड़ी और एक यादगार रहती है. आपके बच्चे का नाम हर किसी को याद रहता है जिसके घर मिठाई जाती है. और अच्छा, कुछ ये बॉक्सेस पे, हाँ, अच्छा, एक बॉक्स की बनावट में, उसकी मेकिंग में कितना टाइम रिक्वायर होता है? एंड कॉस्ट एज वेल, इफ यू वांट टू शेयर. ओके, सो सबसे बड़ा, सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट टाइम इज अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर एंड डिजाइनिंग थिंग्स. तो वो हमारा सबसे लंबा प्रोसेस होता है. तो पहले वो हमें आइडिया शेयर करते हैं एंड देन वी डिज़ाइन समथिंग फॉर देम. दे लाइक इट, दे चेंज द टेक्स्ट. कितनी दफ़ा आइडियाज चेंज होते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि द क्लाइंट लीव यू ओपन एंडेड कि अच्छा आप अपनी मर्जी से डिज़ाइन करके हमें दे दें, एंड देन वी डिज़ाइन अ फ्यू थिंग्स फॉर देम. देते हैं, कभी पसंद आती हैं, कभी पसंद नहीं आती हैं. तो अच्छा हिरा, कुछ ऐसा अब तक का जो बड़ा स्पेशल ऑर्डर आपके पास आया और आपने कुछ उसको स्पेशली डिज़ाइन किया, और वो मतलब यानी कि जिसको कहते हैं कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा रही हो? So I won't disclose the client was a very big order. उस पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि जितना बड़ा ऑर्डर था उन्होंने हमें सैम्पल्स क्रिएट करने को बोले. और there were so many samples कि हाँ, it was a 15-day कि उस पर हम सिर्फ सैम्पलिंग पे काम कर रहे थे. एंड एक चीज, वो बहुत पर्टिकुलर थे, वो इतने पर्टिकुलर थे कि उन्होंने हमें कलर स्कीम्स के स्वॉचेस दिए थे कि आपने ये कलर्स फॉलो करने हैं, बिकॉज हमारी शादी बस इन कलर्स में हो रही है. डिडंट गो टू द वेडिंग, मुझे नहीं पता कि शादी कैसी थी, आई हैव नॉट सीन द पिक्चर्स, बट वो जो 15 दिन हमारे टेंशन में, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ पीपल इन इस्लामाबाद जिनको उन्होंने, इस्लामाबाद की शादी, जिनको उन्होंने सैम्पल्स क्रिएट करने को बोले हुए थे. सो इट वाज ओवर द न्यूज़. यू नो, हमारा भी एक छोटा सा सर्कल कम्युनिटी है जो इस्लामाबाद में बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं. सो उन्होंने हमें उड़ती हुई न्यूज़ मिल रही थी कि ओके एवरीबॉडी इज क्रिएटिंग सैंपल्स. सो वी वर चोजन. कंपटीशन ज्यादा टफ था. इट वाज अ वेरी टफ कंपटीशन. आपने माशाल्लाह उसको किया. हाँ, फिर एंड पर हमें कुछ चीजें उनको हमारी नहीं पसंद आई थी, बट उन्होंने हमें दूसरे किसी की चीजें लाके दी. उन्होंने कहा कि ये काम तो आपका अच्छा है, बट ये पर्टिकुलर चीजें आपने ना ये वाली बनानी है. सो दैट वाज इवन डिफिकल्ट बिकॉज द
the quality of paper जिस तरह उन्होंने यूज़ किया था, finding right papers in Pakistan ना सबसे मुश्किल काम है, because तो आप इंपोर्ट करती हैं? हम इंपोर्ट नहीं करते हैं, मिल जाता है पेपर, ढूंढते ढूंढते हैं, तो आपको choosing the right vendor in this sort of a business ना सबसे मुश्किल काम है, कि आपको पता हो कि आपका पेपर कहाँ से लेना है, बॉक्सेस कहाँ से लेने हैं, परफेक्ट प्रिंटिंग क्वालिटी कौन देगा, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग ऐसे काम। तो हेरा, अच्छा आपकी तरफ मैं आ भी जाती हूँ, जरा मुझे ये एक कार्ड एल्बम है ये भी शेयर करनी है व्यूअर्स के साथ। दूसरा ये भी कि सिर्फ क्या आप इतनी क्वांटिटी में ही ऑर्डर्स एक्सेप्ट करती हैं या कुछ ऐसा कि कुछ स्पेशल आ गया है तो वो भी आप किसी के लिए डिजाइन कर देंगी? कोरोना के टाइम में तो हमने अपनी ऑर्डर क्वांटिटीज कम किए हुए थे, बिकॉज जाहिर है पहले जब हंड्रेड्स ऑफ कार्ड्स वर मेड, बट फिर उसके बाद कम हो गए। बता रहे हैं कि जरा आप कैंप 2 पर है तो हेरा अब वहां भी एक्रिलिक कार्ड भी है आपका? एक्रिलिक कार्ड्स में वी वर्क ऑन एक्रिलिक कार्ड्स। ओके, तो अभी ये वो कार्ड्स हैं जो थोड़ा डिफरेंट है। एक चीज ये भी पूछ लेते हैं, ये तो कार्ड्स आप साथ-साथ दिखा भी रही हैं। एक बात बताइएगा कि एक तरफ है 2-3 किलो का मिठाई का डब्बा सादा और एक तरफ है एक ऐसा बॉक्स जिसमें मिठाई के शायद 3-4 गुलाब जामुन होंगे, लेकिन आपने प्रेजेंट किया, कॉस्ट सेम होती है? नहीं, कॉस्ट डिफरेंट होती है, बट वी डोंट गिव मिठाई, हम खाली बॉक्सेस देते हैं, हम आपके लिए डिजाइन करते हैं। कॉस्ट की बात करूं कि देखें ना, एक शख्स जिसने 2.5-3 किलो का डब्बा किसी को भेजना है मिठाई का, जो उसकी कॉस्ट आएगी, एक तरफ वो कहे चलो यार मैं यूं करता हूं एक बॉक्स बनवाता हूं खूबसूरत सा, डालूंगा उसमें 3 गुलाब जामुन, ही कॉस्ट सेम आएगी अप्रोक्सीमेटली। और देखें कॉस्ट सेम आ रही है, लेकिन कितनी खूबसूरती के साथ आप दे रहे हैं। वैसे मिठाई तो इतनी खाई नहीं जाती मिठाई एग्जैक्टली आप कितनी मिठाई किसी को, लोगों के घर जब आप मिठाई भेजते हैं चाहे वो 2 किलो का डब्बा हो, प्रोबेबली 3-4 लोग घर पे रहते हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि एक तरफ क्लास भी आ गई है, स्टाइल भी आ गया है, खूबसूरती भी आ गई और दूसरी तरफ सेहत का ख्याल भी हो गया। एग्जैक्टली, हाँ। ग्रेट, चलें प्लीज आप इस कार्ड से मुतालिक ये लेकिन बहुत प्यारे डिजाइन्स हैं, बड़े प्यारे प्यारे इसमें आर्टिकल्स हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आप एक्रिलिक, मैं चाहूंगी कि आप जल्द ही मेरी टीम के साथ वो आपको ना एक्रिलिक कार्ड शेयर करें। आई विल डेफिनेटली आप उसको एक्सप्लेन करती हैं। ग्रेट, थैंक यू हिरा, थैंक यू सो मच। आप आई बहुत जबरदस्त काम माशाल्लाह आप कर रही हैं, मैं कहूंगा एक नेक्स्ट लेवल पर माशाल्लाह आप काम कर रही हैं। और मेरी टीम कोऑर्डिनेशन में रहेगी, जब आप कुछ नया बनाएंगे ना हम अपने व्यूअर्स को जरूर अपडेट करेंगे। डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, क्विक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड। भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। आपने जो खेल शुरू किया है बिल्किया खातून, उसे बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें बहुत लाशें देखनी है अभी, और खून बहाना है इसके लिए। सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे मालिक की जान भी कर्ज है मुझ पर। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ कमानदार, तो मैं किले को तबाह बर्बाद कर दूंगा। उनके बेटे को कैसे सजा दिलवानी है अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे बेटे का ही नहीं, बल्कि तुम्हारा भी इख्तिताम होगा। इस हार के लिए उसने अपनी बेटियों को खतरे में डाला। तलवार फेंक तो कातिल। मैं कातिल नहीं हूँ।
जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं क्योंकि अब हमारे पास फिर से एक प्यारी सी खूबसूरत सी मेहमान हैं और पीटीआई से उनका ताल्लुक है। एमएनए और पार्लिमानी सेक्रेटरी वजारत बैनुल सूबाई राब्ता साइमा नदीम साहिबा। तो ये इनका पूरा तारुफ है जो कि मैंने आपसे करवाया है और आज के प्रोग्राम में वो हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। तो डेफिनेटली हम उन्हीं से बात करेंगे कि ये उनका जो कम्युनिकेशन और इंग्लिश लिटरेचर में जो उन्होंने डबल मास्टर किया, फिर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी की तरफ जाना, सहाफत, शोबे तालीम, मतलब ये नहीं कि एक वसी तजुर्बा 17 साल का वसी तजुर्बा। बतौर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सोशल वर्क भी करती आई हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक कई प्रोग्राम्स में हिस्सा ले चुके हैं। 2018 कौमी असम्बली में पहुंचने से पहले पीटीआई वुमेन विंग कराची की सदारत के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे चुकी हैं और इसके अलावा 2013 से लेकर 2014 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग सिंध की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के तौर पर भी काम कर चुके। लेकिन साइमा नदीम साहिबा अपना तारुफ कुछ इस अंदाज में करवाती हैं। बड़ी खूबसूरत सी लाइन थी, हमने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं कि जब वो कहती हैं कि आई वॉज बॉर्न विद सनशाइन इन माई आईज, आई एम हैप्पी, फुल ऑफ लाइफ एंड विविशियस। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मुझे पहले तो ये बताएं कि तालीम का शोबा, सहाफत, एडवर्टाइजमेंट, ये सब कुछ छोड़ छाड़ इस गली किधर आ गई सियासत में? मेरे ख्याल में सियासत को ज़रूरत थी कि एक फेस चेंज होना चाहिए और कुछ चेंजेस हम जैसे कि हमारी हुकूमत लेकर आई है और तब्दीली का नारा, तो हमें ज़रूरत यही थी कि प्रोफेशनल लोग आएँ और वो लोग जो जानते हैं कि हुकूमत को चलाने के लिए भी आपको बहुत सारे गुर आने चाहिए। तो आप पढ़े लिखे भी होने चाहिए, आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपके बाल इस माइक को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। सिर्फ बाल माइक को तंग कर रहे हैं तो फिर यस, इज दैट ओके? या ओके चलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो साइमा ये बताइए कि डेली रूटीन फिर आप, क्योंकि माशाल्लाह बहुत सारी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर आप देख रही हैं, मतलब पॉलिटिकल आपकी लाइफ तो अलग ही अलग, लेकिन उसके बावजूद आप बहुत सारे कामों को खुद से मॉनिटर कर रही होती है। आपने जैसे कि ब्रेक में बताया कोयटा भी आप जा रही, तो क्या फ्यूचर प्लान हैं फिर अब आपके? मेरे आई थिंक स्पोर्ट्स के हवाले से काफ़ी सारे, बिकॉज मेरी क्योंकि मिनिस्ट्री जो है वो स्पोर्ट्स उसमें ज़्यादा नुमायाँ है, तो आई हैव प्लान्ड, जिसकी मुझे जो है प्राइम मिनिस्टर से इजाज़त भी मिली है उस प्रपोज़ल की। इट्स अ 3-day एक्सपो स्पोर्ट्स का, और आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान में अभी तक स्पोर्ट्स का एक्सपो नहीं हुआ। That's in Quetta, right? No, that's not in Quetta. That's going to be here. यहाँ पे in Islamabad, and I'm planning it in the early inshallah next year. हमारी मिनिस्ट्री ही इसको करेगी और उसके अंदर मैंने काफ़ी सारे सेगमेंट्स प्लान किए हैं जिसमें एक हम बुक के ऊपर वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें एक सॉन्ग हमने लॉन्च करेंगे, डॉक्यूमेंट्री होगी, एंड साथ साथ हमने कुछ मैचेस, और जो मेन फोकस है मेरा वो फीमेल्स हैं। फीमेल्स को मैं समझती हूँ कि हमें स्पोर्ट्स के अंदर इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि हम उनको डिफरेंट जावियों से ऊपर लेकर आएँ और उनको इंसेंटिवाइज भी करें और उनको एक लिहाज से इनकरेजमेंट करें। तो एक स्पोर्ट्स का हमने जो पूरा कंप्लीट कार्निवल किया है, उसमें जो एंड है उसकी जो कल्मिनेशन होगी वो इंशाल्लाह इसी के ऊपर होगी कि हमने अवार्ड सेरेमनी भी रखी है। वैसे तो होती ही रही हैं अवार्ड सेरेमनीज़, लेकिन फीमेल्स उसके अंदर हमेशा पीछे रह जाती हैं। तो वी आर गोइंग टू रिकग्नाइज दोज वुमेन जो कि हम भूल चुके हैं, बहुत सारी हैं उसके अंदर, शबाना है, नसीम है, जो बेशक उस तरह के बड़े बड़े ना भी लेके आई हों अवार्ड्स, लेकिन उनकी स्ट्रगल है और वो यहाँ तक पहुँचने में उनके पेरेंट्स का हाथ है, उनके हस्बैंड्स का हाथ है। तो आई वांट टू शो दैट आल्सो कि हम फीमेल्स बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचते हैं। चैलेंजिंग लाइफ होती है। अब मुझे बताएं साइमा साहिबा कि आर्ट की तरफ बड़ा रुझान है आपका, कितना रुझान है? अभी भी टाइम मिलता है आर्ट वर्क के लिए? अब नहीं मिलता। थैंक यू सो मच फॉर योर, आप लोग ने मुझे लगता है काफ़ी रिसर्च की है। अब नहीं मिलता। बेशक मैंने बड़ी अपनी एग्जिबिशंस भी की हैं और शुरू से मुझे शौक़ भी था पेंटिंग्स का, और मैंने NCA जाना चाहती थी, बट आई डिड नॉट गो टू NCA, बट मैंने अदरवाइज़ जो है वो किया, सेकेंड ईयर तक अपना
इसी के अंदर इसी सब्जेक्ट में किया मेरे पास। और फिर सिंस मेरे फादर एयरफोर्स में थे तो हमारी पोस्टिंग्स बहुत हुई, तो मेरे सब्जेक्ट्स हैं बहुत वेरीड हैं। आई फाइनली फिनिश्ड फ्रॉम पिशावर यूनिवर्सिटी, लेकिन वहाँ से मैं आई वाज अ सिल्वर मेडलिस्ट, माशाल्लाह। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और लिटरेचर माइनर था। तो नॉर्मल लाइफ में जब हमने कहा ना साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, किस तरह से मतलब जब भी कोई शख्सियत या कोई शख्स आपसे मिले कुछ ऐसा माइंड में चल रहा हो कि हाँ हमने ये पढ़ा था और इस बंदे को इस तरह से कैटर किया जा सकता है, ये इस तरह से ये इस मिजाज का बंदा है, वो चीज़ें कितनी हद तक काम आती हैं? देखिए डिपेंडिंग के अपने मिजाज के लिहाज से बहुत सारी फील्ड्स हैं जिन पे आप ऑब्वियसली अपने आप को उसके लिहाज से चेंज भी करते हैं। एंड मेरे लिहाज से आई थिंक जैसे आपने शुरू में कहा कि आई स्टार्टेड विद उससे पढ़ाई से, पढ़ाने से, तालीम से, लेकिन एज आई डिड माई फर्स्ट मास्टर्स एंड एज आई डिड माई सेकेंड मास्टर्स उसमें एक गैप था एंड आई थॉट कि आई हैव मोर पोटेंशियल। तो इंसान अपने आप को रिकग्नाइज जब करता है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी आप को समझता है और अपने टैलेंट्स को समझने लगता है, तो वो उसी लिहाज से ग्रोथ होती है उसकी। तो आई चेंज माई इसके अंदर आने से पहले मैंने एडवर्टाइजिंग में काफ़ी टाइम दिया और क्रिएटिव साइड पे, और शुरू से ही मुझे पता चल गया था कि मेरा रुझान जो है वो सेलिंग उसमें उसकी तरफ नहीं है कि अब टूथपेस्ट के लिए लिखना है या उसके लिए लिखना है। सो मेरा ज़्यादा जो टाइम इस्लामाबाद में गुजरा उसमें मैंने ज़्यादा वर्क इसके ऊपर किया कि मैं जितनी इस वक्त की जैसे पॉपुलेशन हो गया, मदर एंड चाइल्ड हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, तो सारे सोशल जितने भी थे उसके ऊपर वर्क किया। एंड दैट इज़ हाउ आई थिंक आई स्विच टू सियासत। अच्छा, लेकिन समझ साहब ये भी बताएगा कि हमारे यहाँ अक्सर ख़वातीन सिर्फ एक ही शोबे पर इन्हिसार कर रही होती हैं, और फिर कोविड डेज में भी हमने देखा कि जब आपका कोई एक शोबा मुतासिर होता है तो आपका ज़राए आमदन या आपका लिविंग स्टाइल बड़ा मुतासिर होता है। किस तरह से हम मोटिवेट करें, क्योंकि माशाल्लाह देखें आपकी शख्सियत के बारे में बताने को बहुत सारे कई पहलू हैं, ठीक है, तो लाइक ख़वातीन को कितना मोटिवेशनल पावर मिलती है ऐसी शख्सियात से जो कि सिर्फ एक चीज़ नहीं, आप ये पढ़ भी सकती हैं, ये अपनी डिग्री कंटिन्यू रखें, ये काम कर लें, कोई हुनर सीख लें। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी भी मैं जब भी मिलती हूँ डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीचेस पे भी जाती हूँ, तो मैं हमेशा उनको, लड़कियों को और ख़वातीन को, ख़ास तौर पे जो हाउस वाइफ्स हैं, उन्हें यही बताती हूँ कि इफ़ यू गेट मैरिड इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स द एंड ऑफ लाइफ। आपने अपने आप को बच्चों के साथ अपनी पर्सनालिटी को भी तो ग्रोथ जो है वो ग्रोथ करनी है, और उसका यही तरीका है कि आप में कॉन्फिडेंस जब भी आएगा जब आप अपने आप को खुद समझेंगे कि मेरे पास क्या क्या मैं डिलीवर कर सकती हूँ। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। कोई आप देखें अभी आपके साथ इंटीरियर डेकोर में जो लेडी बैठी हुई थी, अब उनकी देखें उन्होंने किस तरह से अपने आप को इस फील्ड के अंदर अपने आप को मनवा रही हैं। इसी तरह देयर आर सो मेनी अदर फील्ड्स, और हम समझते हैं सिर्फ इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स ही होंगे, जो कि पेरेंट्स नॉर्मली यही समझते थे, लेकिन अब तो दुनिया इतनी बदल गई है, ऐसे ही है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। इट्स जस्ट कि आप एक चीज़ को पकड़ें और फिर अगर आप समझते हैं कि नहीं मैं इससे आगे जा सकती हूँ, तो फिर डू वेंचर इनटू दैट। ग्रेट। अब मुझे बताएं कोई ऐसा काम जो साइमा साहिबा को लगता है कि अच्छा ये नहीं मुझसे होता, भाई ये मुश्किल है, वो क्या है? मैथ्स। सीरियसली मैं स्कूल में भी जब थी तो आई यूज्ड टू कम फर्स्ट नॉर्मली हर क्लास, आई थिंक फ्रॉम क्लास 1 टिल माय बैचलर्स। अच्छा, माशाल्लाह। तो लेकिन हर चीज़ में मेरे फुल आते थे एक्सेप्ट फॉर मैं जब मार खाती थी वो मैथमेटिक्स में। तो कभी कभी ऐसा तो नहीं हुआ कभी कहीं गई हो शॉपिंग करने के लिए, चलें फॉर दैट मैटर सब्जी फ्रूट लेने का भी मौका मिल जाए, आप गई हो और आप परेशान हो गई, ये अच्छा कितने इसने पैसे बना दिए हैं, तो गड़बड़ी लग रही है मुझे। आई थिंक वो जो हाउसवाइफ्स होती है ना, वो ये सब सीख जाती हैं। करती हैं वैसे आप बार्गेनिंग कभी शॉपिंग करने बार्गेनिंग बिल्कुल करती हूँ, और मैंने बार्गेनिंग चाइना में सीखी थी। अच्छा। वी वर देयर फॉर अ ईयर विद माय हस्बैंड वाज डूइंग अ कोर्स बीजिंग में,
और हमें 3 months का कोर्स कराया गया था वे बैक 2000 में। उसके अंदर हमें जो पहली चीज़ उन्होंने फीमेल्स को, जो स्पाउसेस को सिखाई थी, ख़वातीन जितनी भी वहाँ मौजूद थी, वो हाउ टू बार्गेन था। उनको पता था इन्होंने शॉपिंग करनी है, और शॉपिंग करनी है तो बार्गेन करनी बहुत ज़रूरी। वहाँ पे रियली आपको 300 की जो युआन की चीज़ 30 में आप ख़रीद लेते थे। और ये वर्ड यूज करते हैं थाई कोयला। थाई कोयला, अच्छा थाई कोयला। नहीं, मुझे अब बिल्कुल याद नहीं है। बहुत महंगी है थाई कोयला, आई थिंक समथिंग। ओके, जबरदस्त। थैंक यू साइमा साहिबा, जबरदस्त रहा आपसे। तो सेशन टाइम खत्म इसलिए हो गया क्योंकि कुछ और खबरें भी आ रही हैं बिल्कुल। और हमें ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में कुछ सियासी शख्सियात की तरफ से भी एक मीडिया टॉकर गवर्नर पंजाब जो हैं वो मीडिया टॉक कर रहे हैं, तो आपको ज़रा वहीं पर लिए चलते हैं और अपने मेहमान को इजाज़त देते हैं। अल्लाह हाफिज़। वो आती हैं